जागी है, नोट्सों को बनाया फिर से सब भागी है। चाय की खुशबू में हम खो जाए सभी, हारमोनियम और तबला के राग में हम नाची। Alright, what's going on, my lovely students? Out there, welcome to Good episode 2। आज हम लोग पढ़ने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि एक असली इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम वाला इन्फ्लुएंसर नहीं, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि जब उनके सामने लाखों लोगों को मारा जा रहा था तब भी लोगों को बुरा नहीं लगा। मतलब इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पर आपके सामने किसी को मारा जा रहा है और आपको बुरा नहीं लग रहा, आपको अच्छा लग रहा है कि सही कर रहा है इसको मार के। ऐसी सोसाइटी बिल्ड की हिटलर ने। हम पूरी हिटलर की स्टोरी देखेंगे, आराम से समझेंगे, बिल्कुल टेंशन के बिना टेंशन के समझेंगे। ये आपका YouTube पे अभी तक का सबसे आसान लेक्चर होने वाला है, तो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, यहां पर आपको स्टोरी सुनाऊंगा, यहां पर एक कहानी सुनाऊंगा, यहां पर एक गॉसिप दूंगा हिटलर के बारे में कि हिटलर ने क्या 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 गलत क्या क्या सही किया, सारी चीजें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। हो कहने की बात तो ये है कि मतलब ऐसा हिस्ट्री का चैप्टर है, बट अपन इसको आसान तरीके से देखेंगे। भैया अगर हम लोग चैप्टर पूरा पढ़ भी लेना तो भी हमसे इसके सवाल नहीं बन पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोग कहीं से घिसे पिटे सवाल प्रैक्टिस करते होगे। अगर आप लोगों को सही सही चैप्टर को करना है तो जो मैं लेक्चर पूरा दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, और साथ में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं। कहां से लगाओगे? अगर आपके इसमें क्वेश्चन बैंक है तो उसके लगा लो, और अगर नहीं है कोई किताब और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपको सही एक गाइडेंस चाहिए कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, तो साइंस मैथ सोशल तीनों का कॉम्बो मिला के 69 रुपीज की ई बुक है जो आपको फाइनल हसल क्लास 9 की मिल जाएगी पढ़ ले की ऐप के ऊपर। जो हमने इसको लॉन्च किया था तो हमने इसको 49 रुपीज में लॉन्च किया था, और मैंने बोला था कि 1000 बच्चों के लिए 49 रुपीज की प्राइस रहेगी, फिर 99 रुपीज की हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर अंदर वो 1000 बच्चे एनरोल हो चुके, मतलब 5 मिनट के अंदर ही 1000 बच्चे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। तो इसलिए अभी प्राइस हमने 99 तो नहीं किए, ऑल्दो वो भी बहुत लॉस मेकिंग है, तो आप समझ ही पा रहे हो, बट हमने इसकी प्राइस को भी 69 किया है। और नेक्स्ट 1000 कोड है जो अगले 1000 बच्चों के लिए अवेलेबल है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो आप जाके उस बुक को अभी के अभी उठा लो। अगर आपके एग्जाम बिल्कुल कल ही और आपको लगता है कि बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर मत खरीदो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि भाई वो ई बुक को जाके खरीद ही लो, वही है जो है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी तगड़ी हो चुकी है तो बिल्कुल आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी और किताब की जरूरत है, ना आपको किसी रिसोर्स की जरूरत है। बट अगर हाँ ऐसा है कि आपको प्रिपरेशन में एग्जाम में आपके पास में टाइम भी और आपको क्वेश्चंस को बहुत तगड़े से प्रैक्टिस करना है, जो भैया एग्जाम में पक्के पक्के हैं, तो आप फाइनल असर क्लास 9 कंसीडर कर सकते हो। पढ़ ले की ऐप पे मिल जाएगी, जाओगे सिंपल बुक मिल जाएगी 69 रुपीज में, आप पे करके इन तीनों ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, फंडे दिए होंगे इंग्लिश में, नोट्स इसके अंदर दिए होंगे, और इसके अंदर आपके सैंपल पेपर भी अपलोड हो जाएंगे। तो ये पूरा एक तरीके से सिर्फ ई बुक नहीं, एक पूरा एक कोर्स है जिसके अंदर आपको सारी लास्ट के 10 15 20 दिन एक महीने में जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं साला चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, है ना। मैं तुम लोगों को पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देता हूं, मतलब बेसिकली क्या है, अगर मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि अनुपमा के अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, तो तुम जब अनुपमा देखोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। तुमको अपनी मम्मी से नहीं पूछना, मम्मी मम्मी इसने क्या क्या, ये नहीं पूछना पड़ेगा, तुम्हें पहले से पता होगा क्या होने वाला है। तो वही चीज पहले क्लाइमेक्स देता हूं। देखो क्या होता है दुनिया के अंदर, होता है वर्ल्ड वॉर 1, है ना, ये तो हमको पता ही है, ये तो हमने पिछले चैप्टर से भी सीख लिया। वर्ल्ड वॉर 1 होता है। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है कि भाई दो टीम्स बढ़ती है, एक सेंट्रल पावर्स एक अलाइड पावर्स। जो जर्मनी है वो जिस टीम में थी, तो जर्मनी क्या हुआ, जर्मनी की टीम जीत रही थी। अब क्या हुआ, एंड में यूएस ने जर्मनी के ओपोनेंट टीम का हाथ पकड़ लिया। तो यूएस जहां जाएगा वहां पर, जैसे वो नहीं होता कि भाई ये किसी की टीम में नहीं खेलेगा, वो एक कॉमन लड़का होता है ना जिसको अपन खिलाते नहीं क्रिकेट में, बट अगर वो किसी की टीम में आता तो पक्का टीम जीत जाती है। तो यूएस वो प्लेयर था कि वो जिसकी टीम में पक्का जीत गया और जर्मनी हार गया। अब जर्मनी आ रहा तो जर्मनी की हालत बहुत बुरी हो गई, और जितना भी मतलब समझो कि वॉर के अंदर जितना भी नुकसान हुआ उसका सबकी जिम्मेदारी, सबका ठेका जर्मनी को दे दिया, है ना। अब क्या हुआ कि जर्मनी हार गया तो जर्मनी का जो राजा था उसने गद्दी छोड़ दी, जर्मनी के राजा ने गद्दी छोड़ दी। तो जर्मनी का क्या होगा, तो जर्मनी में डेमोक्रेसी बिठाई गई। किसने बिठाई, जिन्होंने हराया उन्होंने ही बिठाई। तो लोगों को ना मजा नहीं आया डेमोक्रेसी देख के, लोगों को लगा कि भैया यार अपन क्या तुम्हारी थोपी हुई डेमोक्रेसी लेंगे। तो लोगों को इस डेमोक्रेसी में कुछ खास मजा आया नहीं, तो लोग जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत यहां आ गई कि भैया जब यूएस का मतलब जर्मनी की जो हालत थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक टाइम ऐसा गया था कि जर्मनी के लोगों के पास में खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, लाले पड़ रखे थे सारी चीज के। तो यूएस ने उनका सपोर्ट किया। यूएस ने एक टाइम पे, यूएस जिसने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की, आज उसको जर्मनी के ऊपर दया आ गई। उसने लगे भाई तेरी हालत बहुत खराब है, तुम मुझसे थोड़ा सा लोन ले ले यार, तू मरने मत दे अपने लोगों को। तो जर्मनी लोन लेता है, बट एक टाइम जर्मनी की हालत ठीक होने लगती है, बट क्या होता है यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। एक टाइम आता है 1930 के आसपास जहां पर यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। तो यूएस वाले बोलते हैं कि भैया हम तेरी बात सुने कि अपन अपनी संभाल ले पहले। तो यूएस जो है सारे लोन जो भी दे रखा तो उन सबको रोक देता है, और अब जर्मनी की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। अब जर्मनी की जो पॉलिटिक्स है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। और इस टाइम पे मैंने क्या सिखाया तुमको, हमेशा से एक चीज सिखाई है कि जब भी इतिहास गवाए कि जब भी डालम डोल होगी सरकार में तो एक नया बंदा जरूर आएगा, और यहां पर वो नया बंदा था हिटलर। ठीक है, चलो तो क्या चल रहा है भैया, वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार चुका है। तो वर्ल्ड वॉर 1 से लेके वर्ल्ड वॉर, देखो वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी हार चुका था, इसकी आड़ में हिटलर आता है, और हिटलर ही वो व्यक्ति बनता है जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 होता है। आप इमेजिन करो एक ऐसा बंदा जिसने, एक बंदे ने पूरी दुनिया हिला दी, वो है हिटलर।
ठीक है। तो मैं तो एक पता है क्या एक बात बोलता हूं ऑफ द टॉपिक, मतलब जनरली तुम लोगों को ना अपना ज्ञान देता रहता हूं कि भाई ये सारी चीजें तो तुम्हारी जिंदगी में काम आए ना आए, बट मैं जो तुमको स्मार्टनेस सिखा रहा हूं हमेशा काम आएगी। हिटलर जो है ना, अगर आप सीखने बैठो कि हिटलर कितना पावरफुल आदमी था, तो हिटलर वाज अ सुपर इंटेलिजेंट मैन। मतलब हिटलर से सीखने के लिए हजार चीजें, जैसे रावण था ना, रावण से सीखने के लिए हजार चीजें, बट वो अहंकार है जिसने रावण को मार दिया, वैसे ही वो अहंकार है जिसने हिटलर को मार दिया। ठीक है, चलो अब कहानी देखते हैं। अब भैया हेलमुथ की कहानी से स्टार्ट होता है चैप्टर। बेसिकली हेलमुथ की कहानी कौन है, मैं आप तुम लोगों को लेके जा रहा हूं 1945 में, जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार चुका है, जब हिटलर भी मर चुका है, जब सब कुछ खत्म हो गया। अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर को एक टाइम में पता चल गया कि भैया मेरे कारण दुनिया जो है बर्बाद हो रही है, तो हिटलर ने और अपने उसके कुछ साथियों ने सुसाइड कर लिया। अब उन्होंने सुसाइड कर लिया तो क्या हुआ कि पूरी जो नाजी पार्टी, जो भी हिटलर के सपोर्टर्स थे, उनको समझ में नहीं कि वो क्या करें, क्योंकि अब सारी दुनिया के लोग इनके पीछे पड़े हुए थे। मतलब इन्होंने इतना उद्दंड मचा रखी थी जर्मनी के अंदर कि पूरी दुनिया के लोग अब हिटलर के पीछे पड़े हुए थे, तो हिटलर के सपोर्टर के पीछे पड़े हुए थे। तो हेलमुथ के पापा जो थे वो हिटलर के सपोर्टर थे। तो एक बार ना हेलमुथ सुन लेता उसके पापा को बात करते हो अपनी मम्मी से। हेलमुथ के पापा उसकी मम्मी को बोलते हैं धीरे से कि यार मैं सुसाइड कर लूं या अपन सब मिलकर सुसाइड कर ले। हेलमुथ की फट जाती भाई वो सुन के, है ना। तो इसलिए हेलमुथ, अब अगले दिन क्या होता है कि ये जाते हैं खेलने वेलने, बट जब ये शाम को घर आते हैं हेलमुथ, तो इसको पता चलता है कि इसके हिटलर मतलब इसके पापा ने खुद को गोली मार ली। अब इसी डर से हेलमुथ अपने घर पे अगले 7-8 साल के लिए खाना भी नहीं खाता, क्योंकि उसको लगता है कि हो सकता है उसकी मम्मी ने उसके खाने में जहर मिला रखा हो जिससे कि ये भी मर जाए। तुम सोचो कितनी डार्क स्टोरी है, मतलब मस्ती मजाक में तो तुमको बता दूंगा मैं, बट मस्ती मजाक से हटके कितनी डार्क स्टोरी है। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। बेसिकली हम नाजी और हिटलर को हमेशा से जानते हैं। हिटलर जो है वो बहुत पावरफुल, बहुत डिटरमाइंड, बहुत ही तगड़ा लीडर है। ठीक है, अब मैं स्लाइड्स तो रीड करूंगा नहीं, तुम्हें क्या करना है कि स्लाइड्स रीड करना है, मेरे कहते पॉज करना है, स्लाइड्स रीड करना है। अगर तुम एक्स्ट्रा पर स्लाइड एक्स्ट्रा 15-20 सेकंड का एफर्ट डालते हो तो तुम्हें बाद में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की पक्की गारंटी है। ठीक है, चलो जी, अब अपन लोग क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कि हिटलर ने कैसे जेनोसाइडल वॉर लॉन्च किया। जेनोसाइडल वॉर मतलब कि एक पूरी जीन को हटा देना। हिटलर और पूरी जो नाजी पार्टी थी उनको ज्यूज से बहुत नफरत थी। ज्यूज एक रिलीजन, एक पर्टिकुलर कास्ट होती है, उससे नफरत थी। तो उसको कैसे मिटाते हैं, कैसे सिस्टमेटिकली उनको खत्म करते हैं, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो भैया वर्ल्ड वॉर 1 के पहले कहानी कैसे दिख रही थी। तो देखो ये है आपकी पूरी दुनिया, इसमें ये जो येलो कलर है मार्क्ड है, ये आपकी एलाइड पावर्स है, सॉरी सेंट्रल पावर्स है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ये सब सेंट्रल पावर्स में। और उसके ओपोनेंट कौन है, फ्रांस है, इटली है, रशिया है, यूके है। ठीक है, अब ये सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के ओपोनेंट है, एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, है ना। ये देखो अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अब अलाइड पावर्स में यूएसए पहले नहीं था, पहले ये सभी थे, तो इतने सारों पे भी ये 4 भारी पड़ गए थे, इतनी पावरफुल थी ये 4 कंट्रीज। बट क्या हुआ, जैसे यूएसए की एंट्री हुई यहां पे तो ये हार गए। ठीक है, और जब ये हार जाता है तो फिर अब हुआ क्या कि जर्मनी, सिंपल कहानी समझो, है ना, जर्मनी के अंदर जो राजा था वो हार गया, वर्ल्ड वॉर 1 हार गया ना वो, तो जर्मनी हार चुका है। तो जर्मनी का जो राजा था वो, उसको गद्दी छोड़नी पड़ी। अब गद्दी अगर छोड़ दी तो कुछ सरकार तो रहेगी ना, देश चलेगा कैसे। तो इसलिए जो जिन लोगों ने हराया, मतलब ये जो अलाइड पावर्स थी ना, ये जबरदस्ती थोपती है जर्मनी के ऊपर एक वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक क्या होती है, जिसमें वो बोलते हैं कि भैया डेमोक्रेसी बना लो, सब लोगों को इलेक्टेड रखना, और हम मतलब बेसिकली एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी साइन होती है। हार्श पीस ट्रीटी का मतलब क्या हुआ कि जर्मनी हार गया। अब जो हारा हुआ खिलाड़ी होता है उसको हमेशा लोग प्रताड़ित करते हैं। तो यहां पर जो अलाइड पावर्स है उसने भी जर्मनी को बहुत प्रताड़ित किया, मतलब जर्मनी को बहुत ह्यूमिलेट किया, उसकी बेइज्जती की, उसने जितनी भी चीजें जीत रखी थी, जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी, जहां पर भी अच्छे मिनरल्स थे, मतलब जर्मनी के अंदर जो जो अच्छी चीजें थी वो सारी लूट ली। जर्मनी की पॉपुलेशन लूट ली, सब कुछ लूट लिया, मतलब मैक्सिमम चीजें जर्मनी को पूरा कंगाल करके खड़ा कर दिया, है ना। और उस कंगाल करने के बाद में इन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, अब तुम एक वीमर रिपब्लिक बना लो। तो कुल मिलाकर वीमर रिपब्लिक क्या होता है, बेसिकली होती डेमोक्रेसी है, बट लोग इससे खुश नहीं होते हैं। ठीक है, लोग इससे खुश नहीं होते। देखो बिफोर यूएस की एंट्री जो सेंट्रल पावर थी वो स्ट्रांग थी, और आफ्टर यूएस की एंट्री अलाइड पावर जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि जर्मनी हार चुका है, जर्मनी हार चुका है, राजा भाग गया। अब मतलब राजा को गद्दी से हटा दिया गया। अब क्या होगा भैया, सरकार बननी चाहिए तो वीमर रिपब्लिक बनती है, पर लोगों ने बिल्कुल भी वीमर रिपब्लिक का सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट जो लोग वीमर रिपब्लिक का सपोर्ट करते थे उनको बाकी जर्मनी के लोग नवंबर क्रिमिनल्स बोलते थे। क्यों बोलते थे भैया नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि जो हार्श पीस ट्रीटी साइन हुई थी ये नवंबर में हुई थी, तो लोग ऐसा बोलते थे कि इन गधों के कारण आज हमारा देश हारा है। ठीक है, चलो अब बेसिकली बहुत ही ह्यूमिलेटिंग पीस थी। क्यों ह्यूमिलेटिंग पीस थी भाई, लोगों को क्यों ये पीस ट्रीटी पसंद नहीं आई, क्योंकि जर्मनी ने अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनीज खो दी, है ना, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन खो दी, 13% इसकी टेरिटरीज खो दी, इसके आयरन के जितने भी डिपॉजिट थे वो 75% खो दिए, 26% कोल खो दिया, सब कुछ खो दिया। तो अलाइड पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटरी, मतलब मिलिट्री भी खत्म कर दी जर्मनी की, ताकि जर्मनी अब किसी पे अटैक ना कर पाए। मतलब आप सोचो जर्मनी को कैसा नंगा करके खड़ा कर दिया पूरी दुनिया के सामने। अब ऐसे में जर्मनी के लोग सपोर्ट तो करेंगे नहीं, और दिक्कत क्या थी कि ये जो बेसिकली क्या था कि डेमोक्रेसी जो आई थी जर्मनी के अंदर उससे भी लोग खुश नहीं थे, क्योंकि डेमोक्रेसी थोपी हुई थी। भाई पूरी दुनिया जो है, जब पूरी दुनिया डेमोक्रेसी में आती है तो लोग खुश हो जाती है, बट जर्मनी के अंदर जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी के आते से ही लोग गुस्सा हो गए। क्यों, क्योंकि लोगों को थोपी हुई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी। लोगों को चाहिए था कि अगर आपको चाहिए होता तो हम खुद ले लेते, बट तुम्हारी थोपी हुई डेमोक्रेसी, उसके ऊपर से तुमने हमारे ऊपर अत्याचार किया, तो हमें डेमोक्रेसी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, वीमर रिपब्लिक को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो भी लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। ठीक है, देखो
मैं आज भी फेंकी हुई डेमोक्रेसी नहीं लेता। तो जर्मनी क्या बोलता है कि मैं आज भी फेंकी हुई डेमोक्रेसी नहीं लूंगा। ठीक है, चलो, तो ये बनता है आपका वीमार रिपब्लिक, मतलब मेन जो पार्लियामेंट होता है यहां पर सारे लोग इलेक्ट होते हैं। बेसिकली हुआ ये कि डेमोक्रेसी आ गई तो लोगों को खुश होना चाहिए, बट लोग खुश नहीं होते क्योंकि वो थोपी हुई डेमोक्रेसी थी। सिंपल शब्दों में बात यह है। ठीक है, अब वॉर के इफेक्ट क्या क्या हुआ? देखो ऑब्वियसली बात है, जब भी वर्ल्ड वॉर होता है तो नुकसान तो होता ही है, तो हम हमेशा से पढ़ता रहे कि वॉर से किसी का फायदा नहीं होता। तो यहां पर भी भयंकर नुकसान हुआ, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली पूरी तरीके से जर्मनी टूट चुका था, है ना। एक टाइम पे यूरोप इतना पैसा वाला होता था कि वो क्रेडिट करता था लोगों को, मतलब पैसा देता था। अब उसको पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ गई सबसे। ठीक है, वीमार, और हुआ क्या इन सब के ऊपर से कि जितना भी वॉर का भार था वो सारा वीमार रिपब्लिक के ऊपर थोप दिया कि वीमार रिपब्लिक ही सारा भार झेलेगा, क्योंकि हार गए ना वो। भाई मान लो कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और उसमें तुम्हारी ओपोनेंट टीम हार जाती है ना, और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड तुमको साफ करना है, तो तुम हारी हुई टीम से साफ करवाओगे ना, खुद थोड़ी साफ करोगे। तो यहां पर भी जो हारी हुई टीम थी जर्मनी, उससे सारा जो भी गंदगी थी वो साफ करवाएगी। ठीक है, चलो, तो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जो यूरोप था वो ऐसा था, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में मैं गरीब हो गया। ठीक है, तो पूरा यूरोप गरीब हो चुका था। जो भी लोग वीमार रिपब्लिक का सपोर्ट करते थे उनको तो नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था, और कोई भी इनको पसंद नहीं करता था। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ देखो मैं बताता हूं कि जर्मनी के लोगों की बिल्कुल दिल पे छू गई ये बात, क्योंकि उनसे उनकी टेरिटरी, उनका आयरन डिपॉजिट, कोल डिपॉजिट, उनकी मिलिट्री सब छीन ली गई। तो जर्मनी, और उसके ऊपर से डेमोक्रेसी भी थोप दी गई, तो लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे जो वीमार रिपब्लिक को अपोज करते थे, उन्होंने बोला कि भैया अपन बदला तो लेंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए अपने को चाहिए बदला। ठीक है, अपने को फालतू नहीं, सबका, बाप का, दादा का, सबका बदला चाहिए अपने को। ठीक है, चलो, तो सोल्जर्स को ना अब क्या हुआ कि जो भी मीडिया थी जर्मनी की, उसने हमेशा सोल्जर्स की लाइफ को बहुत ही ग्लोरीफाई किया कि देखो सोल्जर्स कितने अच्छे, सोल्जर्स कितने महान है, हमको भी सोल्जर बनना चाहिए, हमको भी बिल्कुल ऐसे मैस्कुलिन बनना चाहिए, ताकि हम भी जब टाइम आए बदला लेने का तो हम बदला ले पाए इस पूरी दुनिया से। ठीक है, ट्रेंच लाइफ को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। ट्रेंच लाइफ मतलब ये जो ऐसे ट्रेंचेस में रहते थे ना आर्मी मैन, उनको ग्लोरीफाई किया गया, बट जबकि असली में बात थी कि आर्मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ठीक है, चलो, वॉर प्रोपेगेंडा सब जगह बढ़ने लगा, और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया जो है वो, मतलब जर्मनी के अंदर पूरा रेडिकलाइजेशन चलने लगा, मतलब कि लोग जो थे वो मतलब पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गई गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसी दौरान जो हमने देखा था ना सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन वर्जन अगर पढ़ा होगा भी तुमने, तो उसमें बोल्शेविक पार्टी होती है, बोल्शेविक पार्टी का सोशलिज्म पे बात करती है, तो सेम उसी का कॉपी पेस्ट करके यहां पर भी कुछ लोगों ने मॉडल बनाया और उसको स्पार्टसिस्ट लीग बोला कि भाई जैसे बोल्शेविक्स है रशिया में, वैसे हम स्पार्टसिस्ट लीग है जर्मनी में। बट इसको भी लोगों ने कुछ खास बात, बेसिकली क्या हुआ कि वीमार रिपब्लिक और इनके बीच में जद्दोजहद होती रही, तो ये आपस में ही लड़ते रह गए। मतलब इनको बेसिकली क्या था कि वीमार रिपब्लिक नहीं चाहती थी कि कोई और पावर में है, और स्पार्टसिस्ट लीग जो थी वो चाहती थी कि हम पावर में है, तो इनके बीच में आपस में बहुत जद्दोजहद चलती रही। और इस दौरान, मतलब मैं तुमको बता रहा हूं बेसिकली ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुमको पता चले कि जर्मनी की पॉलिटिकल हालत कितनी खराब थी। मतलब कोई ढंग से पावर में था ही नहीं, लोग जो पावर में थे उनका अपोज कर रहे हैं, कोई नए लोग आ रहे हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, और इन सब के दौरान जर्मनी की इकोनॉमिक हालत थी खराब। ठीक है, क्या हुआ भैया जर्मनी के अंदर, देखो ये सब चीजें चलता रहा, मतलब स्पार्टसिस्ट और ये सब लोग एक दूसरे को दुश्मन बने रहे। ठीक है, ये देखो ये स्पार्टसिस्ट लीग ने एक अपराइजिंग की थी जहां पर वो जाके खड़े हो गए थे पार्लियामेंट के बाहर। ठीक है, चलो, अब हुआ क्या कि इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ गया इसके कारण, मतलब ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस था 1923 के आसपास आते आते जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी हारा था ना, तो जर्मनी को फोर्सफुली 6 बिलियन यूरोस का लोन, मतलब बेसिकली इनको 6 बिलियन यूरोस का ये दे दिया गया था कि भैया आपको 6 बिलियन यूरोस भरने क्योंकि आपके कारण वॉर हुआ है। तो अलाइड पावर्स ने इन पे इतना बुरा सलूक किया कि भैया पैसे भी तुम भरो, मिलिट्री भी तुम्हारी जाएगी, सब कुछ तुम्हारा जाएगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जर्मनी जो है बेसिकली वॉर के बाद में अभी जर्मनी को लोन भरना पड़ा, और वीमार रिपब्लिक के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर आ गया कि भैया आपको पैसे भरने सारे कैसे नहीं। तो गोल्ड के रिजर्व्स थे जर्मनी के पास में, तो ये क्या करते थे जर्मनी वाले, गोल्ड के रिजर्व्स को बेच के इन्होंने अपना जैसे तैसे करके लोन चुकाया। देखो सिंपल भाषा में बताता हूं, मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम लोग भैया कहीं भटक ना जाओ, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, साला चल क्या रहा है, चल कुछ ऐसा रहा है कि देखो वर्ल्ड वॉर 1 हार चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के हारने के बाद में जर्मनी जो है उसकी हालत खराब हो चुकी है ना। अब जर्मनी के अंदर 2 पावर से मेनली वीमार रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट लीग। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना, और इसी दौरान जर्मनी की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, क्योंकि जर्मनी को अभी 6 बिलियन यूरोस का लोन पे करना है अलाइड पावर्स को। अब इस दौरान ये पैसे लेके कहां से आए, क्योंकि ना तो इंडस्ट्रीज चल रही है, ना तो सरकार चल रही है, ना कुछ चल रही है ना। तो इसी दौरान जो गोल्ड रिजर्व थे, गोल्ड बेच के अपना लोन दे रहे थे, गोल्ड रिजर्व भी खत्म होने लग गए, है ना। और 1923 में जर्मनी ने मना ही कर दिया कि भैया अपन तो अपने पास कुछ पैसे है ही नहीं, अपन तो कुछ नहीं दे पाएंगे। तो फ्रांस ने बोला कि भैया ऐसे कैसे नहीं देगा तू पैसे, तो जर्मनी बोला भैया है ही नहीं मेरे पास में कुछ भी, भाई तुम्हारे पास में पैसे खत्म हो गए तो तुमने बोल दिया कि मेरे पास में पैसे ही नहीं है। तो फ्रांस ने बोला कि बेटा तू हारी हुई खिलाड़ी है, तेरे को तो 6 बिलियन देने ही पड़ेंगे। जर्मनी ने बोला कि दे ही नहीं पाऊंगा, है ही नहीं मेरे पास। तो फ्रांस ने बोला कि एक काम कर, तेरा जो इंडस्ट्री ले रहा है ना रूर नाम का एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ले रहा था, जहां
पर बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल मिलता था, तो वो जो है फ्रांस ने इनसे कैप्चर कर दिया। अब जर्मनी की और फटली चली, मतलब और फटली जर्मनी की, ठीक है। चलो अब क्या हो, जर्मनी का दिमाग खराब होगा, जर्मनी ने सोचा कि साला सब कुछ ही ले गए, तो मतलब मिलिट्री खत्म, सब खत्म, पैसा खत्म, लोन भी हमारे ऊपर चल रहा है, गोल्ड रिजर्व्स खत्म, हमारा जो अच्छा कोल का एक सिटी थी जहां पर अच्छा कोल मिलता था वो भी साले लेके चल गए, तो हम करें क्या। तो जर्मनी ने सोचा अपन काम करते हैं, ढेर सारे नोट्स प्रिंट करते हैं कि जितने नोट्स उतने प्रिंट करो ताकि सब लोगों को नोट बांट दो। अब दिक्कत कोई कि जब भी नोट्स प्रिंट करते हैं तो उससे गरीबी कम नहीं होती, उससे महंगाई और बढ़ जाती है। तो अब क्या हुआ कि जो ब्रेड पहले 10 रुपए का मिल रहा था अब वो 1000 रुपए का मिलने लग गया। एक बेसिक ब्रेड की चीज, ब्रेड जैसी चीज लेने के लिए लोगों को गड्डी भर भर के नोट्स लेके जाना पड़ा। ये देखो पूरा ट्रक भर भर के नोट्स लेके जाना पड़ा। इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हुआ क्या कि अमेरिका को दया आ गई इसके ऊपर। अमेरिका ने सोचा कि भैया ठीक है अपन तेरे से लड़े थे कोई बात नहीं, बट हमको तेरे ऊपर दया आ गई, अब हम क्या करते हैं, इन्हें डायोस प्लान लॉन्च किया 1923 में। 1923 में अमेरिका ने बोला कि भैया जर्मनी तू सुन, तू चिंता मत कर, अपन तेरे को लोन देंगे। बेसिकली उन्होंने कोई फेवर नहीं किया, उनको भी बाद में जर्मनी से कुछ ना कुछ फायदा निकालना होगा, तो उन्होंने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, जर्मनी अभी इतनी बुरी हालत में, तो जर्मनी का थोड़ा साथ दे दे ताकि बाद में जर्मनी अपना साथ दे जब भी कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जर्मनी का साथ दिया, है ना, और जर्मनी का साथ देके बोला कि भैया अपन तेरे को लोन दे देते हैं, तो थोड़ी बहुत हालत ठीक होने लगी। बट दिक्कत क्या हुई कि इसी दौरान यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब यूएस ने बोला भैया अपन तेरे को लोन दे कि अपन खुद पैसे मतलब अपन खुद पेट अपना पेट है, तो अपन अपना पेट भरेंगे कि तेरे को लोन देंगे। तो जर्मनी से उन्होंने जो लोन की फैसिलिटी थी वो भी छीन ली। अब जर्मनी के पास में जो पैसा आ रहा था जिससे थोड़ा बहुत जर्मनी अपने पैरों पे खड़ा हुआ था वो भी चले गया। अब जर्मनी की हालत और खराब, मतलब पहले तो लंगड़े थे ही, उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, और उसके ऊपर मुश्किल से खड़े होने के बाद किसी ने और पैर के ऊपर हथौड़ा मार दिया, वे पूरी तरीके से लंगड़े हो गए, ठीक है। चलो तो लोगों ने बेसिकली ये डिप्रेशन आया और इसके कारण जो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो खत्म हो गया, 40% से भी कम हो गया, लोगों की वर्कर्स की जॉब जाने लग गई, है ना, पूरी तरीके से। अब क्या कर रहा है, लोगों ने किडनैपिंग, मारपाट, है ना, और मर्डर्स ये सब करना चालू कर दिया कि भैया नौकरी तो मिल नहीं रही है, करें क्या, तो लूटपाट करना चालू कर दी, चोरी चकारी करना चालू कर दी, ठीक है। और इसी दौरान आता है हिटलर, ठीक है। देखो होता क्या है कि वीमर रिपब्लिक बहुत फ्रेजाइल था। अब वीमर रिपब्लिक इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में भी डील नहीं कर पा रहा था, तो लोगों का जो पहले भरोसा नहीं था वीमर रिपब्लिक पे वो और खत्म हो गया। उन्होंने सोचा कि साला हमने तेरे को 10 साल दिए, मतलब करीब करीब 7-8 साल से तू पावर में, तेरे से ना तो कोई चीज ठीक हो पा रही है, ना तो कोई ढंग से नेगोशिएशन कर पा रहा है किसी और कंट्री से, ना तूने लोन ढंग से संभाल के रखा, ना तू जॉब दे पा रहा, तो तू कर क्या रहा है। तो लोगों का बहुत ही भरोसा उठ चुका था वीमर रिपब्लिक से। और इसी दौरान आता है हिटलर का राइज टू पावर, ठीक है। देखो मैं स्लाइड्स पढ़ के नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा और तुम लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा कि भाई चल क्या रहा है दुनिया के अंदर, है ना, क्या चला दुनिया के अंदर। वीमर रिपब्लिक पावर में मतलब थोपी गई एक तरीके से, ढंग से काम नहीं कर रही थी, जर्मनी की इकोनॉमिक हालत खराब थी, लोगों का सपोर्ट बिल्कुल ही चला गया वीमर रिपब्लिक से, और लोगों ने सोचा कि भैया ये तो किसी काम के नहीं है, तो पूरा वीमर रिपब्लिक पूरा डालम डोल में था। अब जब भी कोई पार्टी डालम डोल में होती है तो एक नया व्यक्ति उठ के आता है, और यहां पर वो व्यक्ति था हिटलर, ठीक है। देखो क्या हुआ हिटलर के साथ में, देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हिटलर जो ना हमेशा से बहुत ही भयंकर देशभक्त है, ऑस्ट्रिया में जन्म लिया था इसने, और इस शुरू से ही मिलिट्री में था, मतलब शुरू से मिलिट्री मैन था, इसको बहुत पसंद था मिलिट्री में रहना, और इसको बहुत पसंद था जर्मनी से, मतलब जर्मनी से बहुत भयंकर प्यार करता था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में भी इसने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इसने मतलब बहुत सारे काम किया, मैसेंजर का काम किया, और इसको बहुत सारे मेडल्स मिले अपने काम के लिए, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, इसने अपनी एक पार्टी लॉन्च की, है ना, एक जर्मन वर्कर्स पार्टी लॉन्च की, और फिर बाद में इसने उस पार्टी में देखो जहां जाता था वहां लीड करता था। हिटलर इतना समझदार था कि जहां जाता था वहां लीड करता था, तो इसने एक बार जर्मन वर्कर्स पार्टी लॉन्च की और उसी को लीड कर लिया बाद में जाके। तो 1990 में ये पावर, इसने जो पूरी पार्टी उसको टेक ओवर कर लिया और नाम चेंज करके बोल दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और बाद में यही जाके नाजी पार्टी बनते, मतलब यही जाके जो नाजी पार्टी जो रूल करने वाली है ना जर्मनी के ऊपर, ध्यान से सुनना, वो बनने वाली है, ठीक है। चलो अब देखो नाजी पार्टी का एक्सपांशन देखो, 1923 में हिटलर पूरा प्लान करता है कि अपन बावारिया रीजन को कैप्चर कर लेंगे, बट इसको समझ नहीं आता कि भैया अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ, इसको लगता था कि अपनी छोटी सी आर्मी अपन कर लेंगे, तो पर ऐसा होता नहीं अनफॉर्चुनेटली, और हार जाता है। फिर इसको जेल वेल भी भेज देते हैं, और फिर फाइनली वापस बाहर आता है। और फिर ग्रेट डिप्रेशन वो टाइम होता है जब नाजी जो है वो पावर में आते हैं, मतलब नाजी जो है पॉपुलर होते हैं। देखो क्या होता है कि नाजी ना पहले क्या करते हैं, 1928 में जब ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था उस टाइम पे एक इलेक्शन लड़ते हैं, नाजी पार्टी की इलेक्शन लड़ती है। और देखो तुम लोग ना स्लाइड्स ना कैसे रीड करोगे, जब मैं बोल दूंगा उसके बाद में स्लाइड रीड करना, तो तुमको सब समझ आएगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि सिर्फ बोल बोल के पढ़ा दिया या फिर सिर्फ दिखा दिखा के पढ़ा दिया, मैं तुमको दोनों चीजें करा रहा हूं। तो मुझसे पढ़ने का तरीका पता है ना तुमको क्या है, वो तरीका फॉलो करते रहना, ठीक है। चलो 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% से भी ज्यादा वोट नहीं मिले, मतलब बहुत ही कम वोट मिले। तो ऑलरेडी भाई इन्होंने सोचा कि अपन जीत जाएंगे, बट नाजी इतना पॉपुलर था ही नहीं, ना हिटलर इतना पॉपुलर था, मतलब इनकी पार्टी और इनकी आइडियोलॉजी कुछ भी इतनी पॉपुलर थी नहीं। तो 1928 में बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। बट क्या होता है डिप्रेशन के टाइम पे, जब 1930s में डिप्रेशन का टाइम आता है और पूरी दुनिया की हालत खराब थी, तब इसने हिटलर ने लोगों को वादे किए कि भैया अगर मैं पावर में आ गया ना तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वही चीज जैसे हमारे यहां पर नेता लोग क्या करते, तो हिटलर ने भी नेतागिरी दिखाई। हिटलर ने बोला कि भैया मैं नेता हूं, भयंकर वाला शानदार वाला नेता हूं, जैसे मैं पावर में आऊंगा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करो। तो 1932 में पावर में आता है और 37% वोट के साथ में इसकी पार्टी सबसे ज्यादा जीत जाती है। और जब ये जीतती है ना, तो अब हिटलर के दिमाग में था कि भैया अब मैं अगर पावर में आ गया हूं तो मुझे ही पावर में रहना है, तो कैसे मैं डेमोक्रेसी को हटाऊं, मतलब अभी तक क्या थी डेमोक्रेसी थी, तो डेमोक्रेसी को हटाना था
हिटलर को, है ना, और डेमोक्रेसी को हटा के क्या करना था, डिक्टेटरशिप लानी थी। तो वो प्रोसेस देखो इसने कैसे की, ठीक है, ध्यान से सुनो। हिटलर बहुत ही भयंकर पावरफुल स्पीकर था, मतलब जब भी ये बोलता था ना तो लोग इसकी बात में मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और इतना पावरफुल, इतना इंफ्लुएंशियल था कि जब भी कुछ बोलता था तो लोग इतने मोटिवेट होते थे और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। इसने अपना एक अलग सिंबल बनाया, सैल्यूट, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो इसने सब कुछ नया किया, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट, लोगों का दिमाग, मतलब एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की, और वो भी इतने कम टाइम में। वो कमेंडेबल है, मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर पाया है आज तक जो हिटलर ने किया था, ठीक है। चलो, हर साल रैलीज करता था, है ना, लोगों से कसमें वादे खिलवाता था कि भैया वो नाजी के लिए बिल्कुल लॉयल रहेंगे, हमेशा लॉयल रहेंगे, मतलब एक तरीके से इसने अपनी भक्ति करवाना चालू कर दी लोगों से, ठीक है। अब देखो, नई स्टाइल बनाई इसने, है ना, नए बैनर्स बनाए, है ना, और लोगों के अंदर ये यूनिटी डाली कि भैया अपन सब एक हैं और अपन सब जीत के दिखाएंगे पूरी दुनिया के सामने। पर एक है मतलब कौन, कि ये जो अपनी बिरादरी, मतलब जो नॉर्डिक आर्यंस थे उनकी बात करता है, इसको ज्यूज और बाकी रिलीजन के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक है। नाजी प्रोपेगेंडा, बेसिकली प्रोपेगेंडा कैसा फैला इन्होंने कि सब जगह, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो लोगों का घर हो, कहीं भी हो, हिटलर हमेशा एक मसीहा की तरह दिखना चाहिए कि हिटलर ने इस देश को बचाया है, ठीक है। हिटलर ने जो इतने सारे वादे किए उसमें से निभाना भी चालू किया, ऐसा नहीं कि भैया हिटलर ने सिर्फ वादे किए, हिटलर जर्मनी से प्यार तो भयंकर करता था, मतलब इतना प्यार करता था कि जर्मनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, जान देने और जान देने दोनों के लिए तैयार था, ठीक है। चलो, अब डेमोक्रेसी को कैसे हटाया जाए। हिटलर के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भैया अगर अपन अभी वोट लेके जीते हैं तो कल को कोई और आएगा और मेरे से जीत जाएगा, तो मेरे को ये चीज हटानी कि कोई मुझसे जीत ना पाए, तो डेमोक्रेसी तो हटानी पड़ेगी। अब डेमोक्रेसी कैसे हटाएं, सबसे पहले तो इसने लोगों के दिमाग में भड़काना चालू किया कि कैसे वीमर रिपब्लिक थोपी हुई डेमोक्रेसी है, इसको एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनना। 30 जनवरी 1933 को, है ना, जो हिंडनबर्ग है, मतलब जो प्रेसिडेंट है, उसको बोलता है कि भैया सुन, तू मुझे चांसलरशिप दे, मतलब एक बड़ी पोजीशन दे, और फिर मैं तुझे भी मतलब वो कर लूंगा, मतलब कुल मिलाकर ये ना सबको अपनी बाल्टी में उतार लेता था। तो इसने जैसे तक करके हिंडनबर्ग को अपनी बाल्टी में उतारा और बोला कि भैया मुझे चांसलरशिप दे, तो पहले तो ये चांसलर बन गया। अब नाजी जो है ना, अब उसको कैसे भी करके ये जो पूरी दुनिया को बताना कि भी कंजर्वेटिविज्म ही अच्छा है, मतलब डिक्टेटरशिप ज्यादा अच्छी है, डेमोक्रेसी बेकार है, तो उसने बताना चालू किया। अब होता क्या, देखो 28 फरवरी को एक फायर डिक्री पास ही होती है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि इस दिन एक आग लगती है पार्लियामेंट के ऊपर। अब वो आग, ये हिटलर तो ये बोलता है कि ज्यूज ने लगाई है, बट अगर आप ध्यान से सोचो कि किसने आग लगाई होगी, तो हिटलर को एक बात पता थी कि अगर पार्लियामेंट के ऊपर आग लगी, मतलब आप सोचो कि पार्लियामेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे देश के, अगर वहां पर आग लग गई तो क्या हो सकता है, एक इमरजेंसी इंपोज हो सकती है, एक इमरजेंसी इंपोज हो सकती है, तो आप जो भी नियम है उनको चेंज कर सकते हो, लोगों के जितने भी राइट्स है वो सब छीन सकते हो। तो हिटलर ने क्या किया कि इसका फायदा उठाया, और एक ही दिन के अंदर अंदर, मतलब आप सोचो कि इसने तो ब्लेम किया किसी और को कि किसी और ने आग लगाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इनकी पार्टी वालों ने आग लगाई हो जानबूझ के, क्योंकि आग लगाने से क्या होगा, एक इमरजेंसी इंपोज कर पाएंगे, और इमरजेंसी इंपोज करके इसने क्या किया, 3 दिन के अंदर अंदर पावर अपने हाथ में ले लिया, और जर्मनी जो अभी तक डेमोक्रेसी था उसको 3 दिन में डिक्टेटरशिप बना दिया। देखो कैसे, ये ध्यान रखना, 28 फरवरी 1933 को एक फायर डिग्री पास होती है, ठीक है, और 3 मार्च 1933 को एक इनेबलिंग एक्ट पास होता है, और इनेबलिंग एक्ट के तहत जो हिटलर है वो सारी पावर अपने पास ले लेता है और डिक्टेटरशिप ले आता है ना, और सारा का सारा मतलब कुल मिलाकर पूरी तरीके से हिटलर जो है वो डिक्टेटरशिप ले आता है, जितने भी ट्रेड यूनियन और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सब पे बैन लग जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि सीक्रेट पुलिस भी फॉर्म करता है, मतलब कि कोई भी हिटलर के खिलाफ कुछ ना बोले। हिटलर को ये बात पता थी कि भाई मैं कैसे यहां पर आया हूं, लोगों का सपोर्ट जीत के, अगर लोगों का सपोर्ट कल मेरे पास नहीं होगा तो हो सकता है कल को कोई और आके मुझे डिथ्रोन कर दे। तो हिटलर को ये चीज बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए इसने अपने बारे में एक नेगेटिव बातें जानी नहीं थी मार्केट में, ठीक है। तो इसने सीक्रेट पुलिस जैसे स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो, ये सारी अलग अलग स्पेशल सर्विलेंस फोर्सेस लगाई कि हिटलर के बारे में कोई भी चाय की टपरी हो या कोई नाई की दुकान हो, वहां पर कोई भी, जैसे अपन गट्टू की टपरी बैठे हुए तो अपन गट्टू की टपरी बैठ के हिटलर की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं तुमको बोलूं कि हिटलर बुरा आदमी है तो हो सकता है कि मुझे मेरे ऊपर कोई नजर रखे और थोड़ी देर मुझे को उठा के ले जाना से, ठीक है। तो इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ कि नाजी की जो रेपुटेशन थी पूरी दुनिया के सामने, वो थी मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, मतलब कि यहां पर सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं। तो हिटलर को अपनी इमेज भी सुधारनी थी और हिटलर को जो जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी ठीक करनी थी, ठीक है। अब देखो हिटलर क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है, यानी कि जर्मनी की जो पूरी इकोनॉमिक हालत है उसको सही करने का काम करता है। किसके साथ करवाता है, तो जामल शाफ्ट करके एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, जिसके पास में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है। तो इसको अपॉइंट करता है हिटलर और बोलता है कि भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरे को कैसे भी करके जर्मनी को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना है, पैरों पर खड़ा करना है, मैं नहीं चाहता कि हम किसी से भी लोन ले, तो अपन जर्मनी को अपने पैरों पर खड़ा करके ही रहेंगे। तो जामर शाह बोलता है ठीक है उस्ताद, आप जो बोलोगे वैसा हो जाएगा। तो ये कुछ इकोनॉमिक चेंजेस करता है, कुछ नई नई पॉलिसीज लाता है, कुछ नई नई इंडस्ट्रीज बनाता है, और फिर मतलब जो पूरा जर्मनी में फाइनली अपने पैरों पे खड़ा होना चालू कर देता है। तो जामर शाह ने जो भी नियम लिए वो सब काम करने लगते हैं, और लोगों का जो सपोर्ट है हिटलर के लिए और बढ़ जाता है कि जो वीमर रिपब्लिक नहीं कर पाया वो हिटलर ने कर दिया, और सच में हिटलर ने ये काम सही किया था, ठीक है। देखो यहीं पर सबसे पहले आता है फोक्सवैगन का जन्म होता है, जो आज हम फोक्सवैगन कार सुनते हैं, सबसे पहले इसी टाइम पे जन्म लेती है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है इस टाइम पे, ठीक है। और जो राइनलैंड बेसिकली क्या था, छीन लिया गया था, जो जब पीस ट्रीटी साइन हुई थी ना, तो उस टाइम पे राइनलैंड इनसे छीन लिया गया था, और राइनलैंड छीनने के कारण जर्मनी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा था दुनिया के सामने, कि देखो सरे आम इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह वो छीन ली दूसरों ने। तो अब क्या करता है जर्मनी, मतलब अब क्या करता है हिटलर, कि वो जगह जाता है और उनके नाक के नीचे से वापस छीन के ले आता है। तो लोग और पागल हो गए, ऑलरेडी पागल थे, अब और पागल हो गए कि
हमारी जो छीनी हुई टेरिटरीज हैं वो भी अब हिटलर वापस लाके हमको दे रहा है। तो हिटलर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, हिटलर हमारा भगवान है। ठीक है, चलो। और ना हिटलर ने क्या किया, अब हिटलर को एक बात समझ में आ गई। एक चीज हिटलर ने मतलब प्रॉब्लम ये थी हिटलर में कि हिटलर के अंदर लालच आ गया कि मैं, लालच था देशभक्ति के लिए, लालच ये था कि भाई मैं जर्मनी का जो एरिया है वो और बड़ा करूंगा, मैं जर्मनी में जो अपनी कास्ट के जो आर्यंस है ना उनको और मतलब अभी तुम आगे समझोगे कि उसने कैसे विमेन को ऐसा सिखाया कि भाई ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करना, मैं ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन पैदा करूंगा ताकि पूरी दुनिया में जर्मनियों का राज रहे। मतलब वो है ना कि एक दिन आए जब पूरा जहां पर खिलजियों का परचम लहराएगा तो पूरे जहां पर नाजियों का परचम लहराना चाहिए, तो इसके लिए ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो खूब बच्चे पैदा करो, और अगर बच्चे पैदा होंगे तो अपने को एरिया भी चाहिए होगा। तो इसलिए इसने पहले से प्लानिंग करके रखी कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जर्मनी की, तो उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए अपने को बहुत सारे आसपास की टेरिटरीज एक्वायर करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये क्या करता है, आसपास जो भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं, जर्मन स्पीकिंग सिटीज होती हैं दूसरे देश के अंदर, उनको कैप्चर कर लेता है कि भाई सारे जर्मन लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है, अपन अपना एक फैमिली, अपना एक परिवार साथ में लेके चलेंगे। और अब इसको आता है लालच, ठीक है, अब इसको लालच आता है। लालच क्या आता है, लालच ये आता है कि भाई हिटलर के जितने भी रिसोर्सेस थे, मतलब जो जामर शाह था ना, जो इकोनॉमिस्ट था, उसने समझाया कि मालिक आप क्यों फालतू में यहां वहां लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मैं कर रहा हूं ना काम, आप थोड़ा सा टाइम दो, अपन देश के अंदर ही इकोनॉमिक्स इतना शानदार सॉल्व कर लेंगे कि अपने को बाहर किसी को वॉर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हिटलर बोलता है चल ऐसा तू मेरे को सिखाएगा, अपने बाप को मैं सिखा, चले ऐसे। क्योंकि हिटलर को क्या था कि हिटलर का सिंपल लॉजिक था कि अगर मैं टेरिटरी एक्सपांड करूंगा, मतलब अगर मैं ज्यादा एरियाज कैप्चर करूंगा, ज्यादा वॉर करूंगा, तो इकोनॉमिक्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। बट जामर शार्क ने बोला कि मालिक तुम लड़ाई करोगे तो इकोनॉमी खराब होगी, इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होगी। बट हिटलर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको डिसअपॉइंट कर दिया। ठीक है, चलो अब 1939 तक आते आते जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड को इन्वेड कर दिया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हिटलर क्या करता है, हिटलर ने अभी तक क्या किया कि भाई उसको मतलब बहुत ही एम्बिशियस हो गया हिटलर कि भैया मैं पूरी दुनिया कैप्चर कर लूंगा, है ना, यहां वहां से कैप्चर कर लूंगा, ये एरिया वो एरिया ये एरिया सब जगह एरिया कैप्चर कर लूंगा और सारी इकोनॉमिक्स इंप्रूव कर दूंगा देश की। ठीक है, बट दिक्कत क्या हुई कि इसने जब पोलैंड को इन्वेड किया तो वापस से फ्रांस और इंग्लैंड के खिलाफ वॉर चालू हो गया। मतलब फ्रांस और मतलब बेसिकली क्या था कि पोलैंड जो था वो इनकी टेरिटरी थी, पोलैंड इनके कंट्रोल में था, और जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड में इन्वेड किया। तो फ्रांस और इंग्लैंड चुप तो बैठने वाले थे नहीं, तो फ्रांस और इंग्लैंड को फिर दिमाग खराब हुआ और फिर से यहां पर अब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब फ्रांस और इंग्लैंड ने वापस से टीम अप किया और वापस से टीम अप करके जर्मनी के खिलाफ लड़ना चालू कर दिया। और इसी दौरान हिटलर को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भाई मुझसे लड़ेंगे, तो हिटलर को भी अपनी पार्टीज बनानी थी। जैसे पहले सेंट्रल पावर्स और पावर्स थी, तो पहले जो पार्टी थी वो जर्मनी की जो मतलब जो भी पार्टी थी उसके साथ में खड़ी नहीं हुई। अब तो अब किसको पास में गया जर्मनी, बताओ अब हिटलर किसके पास में गया, तो हिटलर जाता है इटली और जापान के पास में। हिटलर जाता है इटली और जापान के पास में, बोलता है कि भैया अपन एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन करते हैं। ये ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन, देखो एक मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन कि किन तीन कंट्रीज के बीच में ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ। तो ट्रिपार्टाइट पैक्ट जो था वो जर्मनी, इटली और जापान के बीच में साइन हुआ सितंबर 1940 में। और ये पैक्ट क्या बोलता है कि जब भी वॉर होगा तो अपन एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है, अब ये हो गया, तो भाई इटली अगर कुछ करेगा तो जर्मनी इसके साथ खड़ा रहेगा और जापान के साथ भी खड़ा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर ये तीनों ऐसे दोस्त हो गए कि तुम्हारे में से किसी के ऊपर अगर आंच आई तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। अब देखो क्या हो रहा था कि जर्मनी की हालत थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही थी, तो लोग जो हिटलर का सपोर्ट भी कर रहे थे कि ठीक है अपन जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बट जामर शाह समझदार था, उसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देखना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, और वही होने वाला है। क्योंकि हिटलर ने क्या किया कि लालच के चक्कर में पोलैंड पे अच्छी भली शांति चल रही थी दुनिया में, अब पोलैंड पे कैप्चर कर लिया, है ना, पोलैंड को अटैक कर दिया। अब पोलैंड को अटैक करके क्या हुआ कि भाई फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में वॉर चालू हो गया। अब चलो ठीक है, वो धीरे धीरे वॉर चालू होने वाला, बट और भी चीजें करता है। क्या करता है, 1940 तक आते आते हिटलर अपनी पावर के पिनेकल पे था, मतलब कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल बन चुका था हिटलर, इतना पावरफुल बन चुका था। ठीक है, देखो इसने क्या किया, अब इसका जो हमेशा से सपना था ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करने का। ईस्टर्न यूरोप मतलब क्या, आपका रशिया वाला एरिया, है ना भाई, इसको सबसे दुश्मनी थी, सबसे इसको खुन्नस थी, जिन जिन लोगों ने इसको हराया था ना सबसे इसको खुन्नस थी। तो अब इसको था कि भैया अपन ईस्टर्न यूरोप यानी कि रशिया वाला एरिया को भी कैप्चर करेंगे, है ना। तो बेसिकली जर्मन्स के लिए फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेसेस को भी इंश्योर करना चाहता है कि अपन ज्यादा ज्यादा टेरिटरीज कैप्चर करें, कि भाई अगर मान लो जर्मनी का एरिया इतना है तो अब इतना हो जाए ताकि यहां सब जगह हमारे लोग रह पाए, सब जगह लोगों को भी टेंशन ना हो। तो इसका इसने तरीका क्या ढूंढा, वॉर करना। अब दिक्कत क्या होती है, इसने पोलैंड पे अटैक किया, पोलैंड पे अटैक किया तो क्या हुआ कि अपना फ्रांस और इंग्लैंड दोनों इसके अगेंस्ट हो गए, है ना। तो अब ध्यान से सुनो, लॉजिकली देखो क्या हो रहा है, लॉजिकली देखो क्या हो रहा है। जर्मनी है यहां पे, ये जर्मनी है, ठीक है, ये है आपका यूके और ये है आपका फ्रांस। ठीक है, ये आपका यूके और ये आपका फ्रांस, और ये है रशिया। अब रशिया भयंकर बड़ा स्टेट है। अब जर्मनी ने पोलैंड को एक्वायर करके इन दोनों के साथ में तो वॉर चालू कर ही दिया, है ना। अब हुआ क्या कि लेफ्ट साइड से तो पूरी जर्मनी का वॉर चल रहा था, अब ये रशिया में भी घुस गया, बिना ये वाला वॉर कंप्लीट किए ये रशिया में भी घुस गया, और रशिया में घुसा तो राइट साइड से भी वॉर चालू हो गया। तो कुल मिला के जर्मनी के ऊपर लेफ्ट और राइट से भी अटैक हो रहा था, राइट से भी अटैक, मतलब लेफ्ट से भी अटैक हो रहा था, राइट से भी अटैक हो रहा था, है ना। यहां से क्या हो रहा था कि रशिया की आर्मी बाय रोड या बाय लैंड आ रही थी इसको अटैक करने के लिए, और यहां से एरियल बॉम्बिंग हो रही थी, है ना, मतलब ऊपर से बॉम्ब फेंके जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से बॉम्ब फेंके जा रहे थे। तो जर्मनी अब दोनों तरीके से दोनों तरफ से पिचक गया था। ठीक है, देखो
है ना, मतलब इसको ये था कि भैया पैसा ही पैसा होगा, टेरिटरी टेरिटरी होगी। तो ये देखो, ये जर्मनी है, ये यूके है, ये फ्रांस है, तो यहां से तो लड़ाई चली रही है। अब क्या क्या, यहां से लड़ाई चली रही थी और इसी दौरान इसने यूएसएसआर पर भी अटैक कर दिया, तो अब यहां से भी लड़ाई चालू हो गई, यहां से भी लड़ाई चालू हो गई, तो दोनों तरफ से बीच में फंस गया है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, देखो अब ये है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आपकी अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स, सॉरी ये तो पुराने वर्ल्ड वॉर 1 का है, इसको हटा दो यहां से। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जो सोवियत आर्मी थी, जो सोवियत, अच्छा रेड आर्मी समझ में आ रहा है ना क्या है? अरे रेड आर्मी वही जो पिछले चैप्टर के अंदर में पढ़ा था, बोल्शेविक्स, है ना। तो जो बोल्शेविक्स थे, ऑब्वियसली बात है यार भाई, ये अभी तक ना अब थोड़े पावरफुल हो चुके थे, अब इनकी थोड़ी इज्जत मार्केट में बढ़ चुकी थी। तो आप कुछ भी हो, बट रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आप ऐसे इजीली उस पर अटैक तो कर नहीं सकते। बट जर्मनी ने सोचा कि भाई अपन तो करेंगे। अब दिक्कत क्या हुई कि अगर एक जगह लड़ता, एक जगह फोकस होकर लड़ता तो फिर भी जीत सकते थे, बट इन्होंने क्या किया भैया, यहां भी पर फैला लिया, यहां भी पर फैला लिया, यहां भी पर फैला लिया, सब जगह लड़ाई करना चालू कर दी। तो बहुत बुरी तरीके से जर्मनी की डिफीट होने वाली थी, और यहां पर जर्मनी की जो मतलब जो पूरा जर्मनी की आर्मी है उसकी बहुत भयंकर डिफीट हुई। और फाइनली यूएस ने इस बार भी बोला कि भाई अपन इन्वॉल्व नहीं होंगे, है ना। देखो यूएस कहता कि अभी भी था कि भाई अपन वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, बट होता क्या है, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं, बहुत शानदार तरीके से समझाता हूं, देखो ध्यान से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्या हुआ भैया, देखो यूएस ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी बोला कि भैया मेरे को पार्टिसिपेट नहीं करना, बट उसको करना पड़ा, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी बोला कि भैया अब तो मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तुम लोग साल वॉर लड़ते हो, मेरे को बुला लेते हो, और मेरी इकोनॉमिक हालत खराब हो जाती है, मेरे को बड़ी मुश्किल से तो मेरा देश बना, मैं बार बार के यही करता रहूं, है, मेरे को इन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना। तो हुआ क्या कि यूएस ने मना कर दिया कि भैया मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं लूंगा। तो अब कौन कौन लड़ रहा है भैया, फ्रांस लड़ रहा है, इंग्लैंड लड़ रहा है, यानी कि यूके लड़ रहा है, जर्मनी लड़ रहा है, और यहां से रशिया लड़ रहा है। अब जर्मनी ने ट्रिपलेट पैक्ट किसके साथ साइन किया था, इटली के साथ किया था, और जापान के साथ किया था। जापान यहां पर है ना, यहां पर समझ लो इंडिया और जापान बहुत दूर है इन सबसे, ठीक है। अब जापान क्या करता है, जापान का भी वॉर चालू हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये कंट्रीज आपस में लड़ने लग गई, कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया की एक टीम हो गई, और जर्मनी, इटली और जापान की एक टीम हो गई, और ये टीम वाइज लड़ने लगे। तो जापान ने इधर से रशिया पे अटैक किया थोड़ा सा, है ना। अब दिक्कत क्या हुई कि यूएस ने तो मना कर दिया कि मैं पार्ट लूंगा ही नहीं, बट दिक्कत ये हो गई कि जापान ने क्या किया कि कुछ ना इंडो चाइना टेरिटरीज को एक्वायर करना चालू कर दिया, है ना, जो इंडिया चाइना की टेरिटरीज है, जो ब्रिटेन के अंडर आती थी या जो यूएस के अंडर आती थी, कुछ उनको एक्वायर करना चालू कर दिया। तो इसने चलो ठीक है यार, करने दो, मेरे को फालतू, मतलब वो कंट्रोल कर रहा था कि मैं वॉर नहीं करूंगा, मैं वॉर नहीं करूंगा, मैं वॉर नहीं करूंगा। बट दिक्कत क्या हुई कि जापान ने ताव में आके यूएस का एक नेवल बेस, जिसको पर्ल हार्बर बोलते हैं, नेवल बेस मतलब जहां पर उसकी नेवी आर्मी रहती थी, है ना, वो पूरा का पर्ल हार्बर करके एक बेस था। बेस मतलब समझ लो कि एक पूरा नेवी का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जहां पर पूरी नेवी की पूरी आर्मी यूएस ने वहां पर बिठा रखी थी अपनी, है ना, इसलिए कि भाई कोई भी दिक्कत आए तो वहां से वो वॉर लड़ने जा सके। बट यूएस ने मना कर दिया कि अपन वॉर नहीं लड़ेंगे। बट दिक्कत है कि जापान ने उंगली करके फालतू में इस पर्ल हार्बर में बॉम्ब गिरा दिया, और यहां के सारे जितने भी नेवी आर्मी ऑफिसर थे वो सब मर गए। अब यूएस का हो गया दिमाग खराब, यूएस ने बोला साला मैं कुछ कर नहीं रहा हूं और तूने मेरे आर्मी वालों को हाथ कैसे लगाया, अब तू देख साले तेरी क्या हालत करता हूं मैं। अब यूएस वापस से हिस्सा बन जाता है इस वॉर का, और वापस से जर्मनी, इटली और जापान, यानी कि ये जर्मनी फिर से हार जाता है वर्ल्ड वॉर 2 भी। तो वर्ल्ड वॉर 1 भी जीते रह गया, वर्ल्ड वॉर 2 तो लालच में हार गया, उसके ऊपर से जापान रीजन था जिसके कारण जर्मनी जो हार गया, है ना। अब यूएस पार्ट लेता है। इसी के साथ में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कब होता है, जब यूएस का दिमाग खराब हो चुका था। मतलब यूएस ने सोचा कि साला मैं वॉर में पार्ट नहीं ले रहा हूं, मैं चुपचाप बैठा हूं, तो क्यों मेरे अंदर उंगली कर रहा हूं। और जापान ने पूरा का पूरा नेवी का बेस उड़ा दिया इसका। तो यूएस और गुस्से में आ गया। तो यूएस ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए, जिससे जापान की बहुत सारी पॉपुलेशन मर गई, है ना, जिनको बोलते हैं ना एटॉमिक बॉम्बिंग। तो वो एटॉमिक बॉम्बिंग यहीं के कारण होती है, और इतना भयंकर डिजास्टर था वो कि भाई इतने लोग मरते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एटॉमिक बॉम्बिंग साइट हिरोशिमा और नागासाकी होती है, जहां पर कितने लोग, करीब 3-4 लाख लोग मर जाते हैं, पूरा शहर मर जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी कहानी होती है, ठीक है। तो ये हिटलर का राइज और फॉल खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ भैया, हिटलर का राइज कब हुआ, जब वीमर रिपब्लिक फ्रेजाइल थी, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन के पहले जब हिटलर ने अपना वो लड़ा था 1928 में, जब हिटलर ने अपना वो लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था, तब ये हार गया था। पर जब इसने वादे किए 1930 में कि भैया जब भी मैं पावर में आऊंगा तो मैं पूरा डिप्रेशन ठीक कर दूंगा, मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, तो 1932 में जीत गया। जीतने के बाद में इसने सारी चीजें की और पूरी दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा एस्टेब्लिश कर लिया। बट थोड़ा सा अहंकार था कि भैया अपन पूरी दुनिया कैप्चर कर सकते हैं, और उसके कारण ये हार गए, ठीक है। चलो अब आते हैं भैया, ये देखो पूरी की पूरी कंडीशन कैसी हो चुकी थी हिरोशिमा नागासाकी। अब आते हैं नाजी वर्ल्ड व्यू, ठीक है। ये अब आखिरी टॉपिक बचा चैप्टर के अंदर। बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि हिटलर एक्चुअली पूरे देश को हिटलर ने कैसे चलाया। हमने सबसे पहले क्या देखा, 3 पार्ट में चैप्टर है। सबसे पहला पार्ट क्या था कि जर्मनी की हालत क्या है, जर्मनी कैसे वॉर हार गया और क्या हुआ। दूसरा ये था कि बढ़िया हिटलर कैसे पावर में आया, और हिटलर कैसे, मतलब राइज एंड फॉल ऑफ हिटलर। और तीसरा है कि जब हिटलर पावर में था तो अभी तक तो हमने देख लिया कि भाई उसने बाहर की दुनिया में क्या किया। अब अपने को देखना है कि उसने अपने देश के अंदर क्या किया। अभी तक अपन ने क्या देखा कि भैया उसने जर्मनी के साथ, मतलब सॉरी जर्मनी का खुद ही था, उसने फ्रांस के साथ क्या किया, इटली के साथ क्या किया, जापान के साथ क्या किया, रशिया के साथ क्या किया, यूके के साथ क्या किया, बार पोलैंड के साथ क्या किया, वो सब देख लिया। अब अपने को देखना है कि हिटलर ने अपने देश के अंदर क्या किया, लोग इसके भक्त कैसे बने। मैं तुम लोगों को अभी तक बोल रहा हूं ना कि लोग भक्त है, तो लोग इसके भक्त कैसे बने। जो इसने किया वो तो सभी करते ना भैया, भाई ये तो सभी करते कि भाई अपने देश के लिए लड़ते हैं और आसपास की टेरिटरीज कैप्चर करते हैं, वॉर लड़ते हैं। बट हिटलर के लिए इतना दीवानापन क्यों, तो हिटलर के लिए दीवानापन इसलिए क्योंकि अब अपन पढ़ेंगे कि नाजी की आइडियोलॉजी कैसी थी। देखो ध्यान से सुनो,
नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, मतलब हिटलर्स वर्ल्ड व्यू मतलब हिटलर कैसे दुनिया को देखता है, और हिटलर ने वैसे ही सारी पॉपुलेशन को दुनिया को दिखाना चालू कर दिया। अब देखो तुम लोगों को ना सिंपल भाषा में समझाता हूं कि होने क्या वाला है यहां पर, ठीक है। होने कुछ ऐसा वाला है कि हिटलर्स को ना, मतलब जो हिटलर है ना, या हिटलर इन जनरल, जब भी मैं हिटलर बोलूं तो समझ लो नाजी पार्टी की बात कर रहा हूं, इनको सख्त सख्त एलर्जी थी ज्यूज से। ज्यूज क्या है भैया, एक रिलीजन है जो वहां पर मिलता है, मतलब वहां पर लोग फॉलो करते हैं। सख्त एलर्जी थी, मतलब बेसिकली इतनी एलर्जी थी कि हिटलर को ये था, देखो हिटलर के दिमाग में ये भी था कि अगर मुझे लोगों का सपोर्ट जीतना है तो या तो मैं सिर्फ अच्छे काम करके जीतूं या फिर मैं लोगों को डरा धमका के जीतूं। तो हिटलर ने क्या किया, लोगों को डराना धमकाना चालू किया कि भाई जो ज्यूज है ना बहुत खराब है, ये हमारे लिए खतरा है, हमको एक दिन मार डालेंगे, ये हमेशा ऐसे हैं, मतलब ये क्या है, ये साला पैसे अपने पास संभाल संभाल के रखते हैं और फिर ब्याज पे हमको देते हैं, है ना, ये साले अमीर लोग हैं और हमारी बिल्कुल 12 बजा रखी इन्होंने, और हम वर्ल्ड वॉर 1 भी इनके कारण ही हारे हैं। जो जीसस क्राइस्ट को मारने में जिनका रोल था वो भी ज्यूज थे। मतलब कुल मिलाकर जो ज्यूज पॉपुलेशन है उसके खिलाफ हिटलर ने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया कि लोग जो है वो ज्यूज से नफरत करने लग गए। पहले मान लो कि अगर मैं और एक ज्यू अपने दोस्त भी थे आपस में, तो भी हिटलर की बात सुनने के बाद में अपने बीच में दुश्मनी आ गई। कोई भी ऐसा नहीं था जो जूस से प्यार करता था, मतलब पूरी जो जितने भी जर्मन थे ना उन्होंने पूरी तरीके से जूस को एक तरीके से नकार दिया, ठीक है। अब हिटलर भैया जूस का अगेंस्ट था, तो सपोर्ट किसका करता था, हिटलर सपोर्ट करता था ओनली ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ठीक है। भाई हिटलर के दिमाग में था कि अपने को जो सोसाइटी बनानी है वो ऐसी बनानी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉन्ड मतलब जो ब्लॉन्ड बाल होता है ना, थोड़े से भूरे बाल होते हैं, ब्लू आइड जिनकी आंखें नीली होती है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैंने, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की सरकार होनी चाहिए और यही लोग होने चाहिए देश के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको ये बात पता थी कि यार ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था अपने जर्मन्स को लेके, और ज्यूज को वो हमेशा सबसे नीचे रखता था। मतलब बेसिकली क्या था, इसने ना एक रेशियल हायरार्की सेटअप कर दी थी। रेशियल हायरार्की मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, कि भाई भेदभाव करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स, है ना। तो हिटलर ने बोला कि भैया टॉप पे कौन होगा, टॉप पे ये लोग होंगे, है ना, और बॉटम में कौन होगा, बॉटम में ज्यूज होंगे। इनके बीच में सारे पॉलिश भी आएंगे, जिप्सीज भी आएंगे, है ना, ये सब भी आएंगे, और जो बाहर से आए वो भी आएंगे। इनफैक्ट जर्मन्स भी आएंगे जो ऐसे नहीं दिखते ना, जो बदसूरत दिखने वाले जर्मन्स है, जो ऐसे नहीं दिखते, या जो लंगड़े हैं, जो ऐसा समझ लो कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये सारे जो फिजिकली अनफिट हैं, ये सब लोग अनफिट आएंगे, ये सब लोगों को अनफिट बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हिटलर ने क्या किया, बेसिकली ना कुछ साइंटिफिक लोगों, साइंटिस्ट जो थे ना, जैसे चार्ल्स डार्विन, इनकी थियरी देना चालू कर दी। मतलब इसने क्या किया कि साइंस को अपनी तरीके से मोड़ लिया कि लोगों को कन्विंस कर पाए। आप सोचो कि ये लोग इतने सपोर्ट में इसके क्यों आए, क्योंकि इसने लोगों को बोला ही ऐसा, लोगों को इन्फ्लुएंस ऐसा किया कि ज्यूज बहुत ही गंदे हैं, खराब हैं, इनके कारण हमारे जीसस क्राइस्ट मर गए, इनके कारण हम वर्ल्ड वॉर 1 हार गए, ये साले पैसे पे बैठे रहते हैं और हमको ब्याज पे पैसा देते हैं। कुल मिलाकर ज्यूस सबसे खराब है, और भी बाकी सब भी खराब है। जो अच्छे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्डिक ब्लू आइड ब्लॉन्ड जर्मन आर्यंस हैं। जो बिल्कुल प्योर आर्यंस है ना, वो सबसे प्योर लोग हैं। ऑब्वियस बात है, हिटलर भी प्योर आर्यन था, और तो ये चाहता था कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लडेड आर्यंस ही रहें। और इसने लोगों को कन्विंस कर दिया कि अगर हम लोग अपनी प्योरिटी इंप्रूव नहीं करेंगे, यानी कि सिंपल भाषा में बताता हूं कि क्या था, हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि जब भी एक प्योर आर्यन लड़के या लड़की का किसी नॉन प्योर आर्यन के साथ में अफेयर हो, है ना, या किसी अनफिट व्यक्ति के साथ अफेयर हो, या फिर किसी भी ये ज्यूज वगैरह के साथ अफेयर हो, मतलब कोई भी, क्योंकि क्या होगा, अफेयर होगा, शादी होगी, और जो बच्चा पैदा होगा, अब वो बच्चा तो इनप्योर पैदा हो गया ना। भाई हिटलर का क्या था कि जो नस्ल है, हिटलर बहुत ज्यादा अपनी नस्ल के ऊपर फोकस करता था। नस्ल मतलब क्या, जो डिसेंडेंट्स है, मतलब कि भाई सारे बच्चे, सब लोग प्योर ब्लड आर्यंस होना चाहिए, है ना। तो ये हो गए प्योर आर्यंस, और ये हो गए इम्प्योर आर्यंस। इम्प्योर आर्यंस में कौन कौन आ गया, मतलब इम्प्योर लोग, इम्प्योर पीपल, है ना। तो इन जनरली सबको इम्प्योर पीपल बोलता था। इम्प्योर पीपल कौन कौन है, ज्यूज हो गए, जिप्सीज हो गए, पॉलिश हो गए, या जो अनफिट आर्यंस है वो हो गए। अब अगर मान लो इन दोनों का अफेयर है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी इम्प्योर ही हो जाएगा, वो भी इंप्योर होगा। तो हिटलर बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो, तो इसलिए वो पनिश भी करता था लोगों को। मतलब अगर कोई लड़की जो प्योर ब्लडेड आर्यन है, वो अगर इन धर्म के लोगों के साथ में अगर कहीं भी दिख जाती थी, तो उसका सिर मुंडवा दिया जाता था, उसके बाल को शेव करवा के, उसके मुंह पे कालिख पोत के, उसके ऊपर एक माला पहना के उसको सड़कों पे घुमाया जाता था। इतनी तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता था। तो लोगों के अंदर खौफ इतना था कि ना तो वो प्यार मोहब्बत करना पसंद करते थे और हमेशा दूर रहना पसंद करते थे, ठीक है। चलो, हिटलर का सिंपल था कि भैया अपने को नई नई टेरिटरीज बनाना है, क्योंकि अपन ढेर सारे अपने पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और प्योर लोगों की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, ये इंप्योर लोगों को धीरे धीरे अपने को मारना है। हिटलर का सिंपल लॉजिक था कि अपने को अगर अपने देश को आगे लेके जाना है, तो जो प्योर आर्यंस है उनको बढ़ाना है, और जो इम्प्योर लोग हैं उनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब कि इनको जान से मार देना है। भाई ज्यूज को कम नहीं करना, ज्यूज को जान से मारना है, उनको खत्म करना है, पूरी नस्ल खत्म करनी है, जिप्सीज को पूरा खत्म करना है, पॉलिश को पूरा खत्म करना है, जो भी अनफिट जर्मन्स भी है ना उनको भी खत्म करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर देश में कोई जिंदा रहेगा तो प्योर ब्लडेड आर्यन लोग जिंदा रहेंगे, और बाकी सबको मैं खत्म कर दूंगा।
अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैं खड़े होकर कैसा बोल दूं कि अपने देश के अंदर बोल दूं कि यार मुझे ना इन लोगों को खत्म करना है, पूरी नस्ल को खत्म करना है, तो लोग मानेंगे ही नहीं। लोग बोलेंगे कि भाई ये तो गलत बात है, तो इनह्यूमन एक्टिविटी हो गई ना, ये तो नाइंसाफी हो गई, ये तो इंसानियत के खिलाफ है कि आप इतने सारे लोगों को एक साथ मारो, बेदर्दी से मारो। तो लोग तो यही बोलते हैं। तो हिटलर को भी पता थी कि अगर मैं ये जो जूस है इनको सीधे ही पार में आते से गोली मारना चालू कर दूंगा तो लोग यही बोलेंगे। तो हिटलर ने बहुत ही स्मार्टली इनको सबसे पहले तो लोगों से अलग किया, फिर लोगों के अंदर दुश्मनी फैलाना चालू की कि भाई जब भी मैं इनको मारूं ना तो ये लोग, मेरे जो प्योर लोग हैं ना, ये कल को आके कंप्लेंट ना करें कि ऐसा क्यों किया, ये भी साथ दे कि हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो उनको मार के। तो इतनी नफरत कैसे पैदा करें, इतना जहर कैसे घोले लोगों के अंदर, तो वो देखो अब कैसे किया इन्होंने। ठीक है, देखो पूरा रेशियल स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया, मतलब सब जगह रेशियल स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया, और बाकी सबको अनडिजायरेबल बोला, मतलब अनडिजायरेबल मतलब कि इनकी जरूरत ही नहीं दुनिया में। ठीक है, चलो अब देखो, ज्यूज सिर्फ अकेले ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जो अनडिजायरेबल थी। कौन कौन और अनडिजायरेबल लोग थे? जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, ये सब इंफीरियर है, मतलब ये सब नीचे हैं, सबसे ऊपर आर्यंस है और बाकी सब नीचे हैं। ठीक है, चलो जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, और जहां भी कुछ भी ऐसा कुछ स्लेव ट्रेड करना होता था या कुछ भी ऐसा मजदूरी वाला काम होता था ना, जहां पर बिना खाना पीना दिए भी हम लोगों से काम कराएंगे, वो सारा काम करवाना इनसे चालू किया। काफी सारे लोग हार्ड वर्क कर करके, मेहनत कर करके मर गए, और काफी सारे लोग भूखमरी से मर गए। ठीक है, ज्यूज जो सबसे वर्स्ट सफरर्स थे, है ना। बेसिकली क्या था कि जो हिटलर है उसने सक्सेसफुली ज्यूज को स्टीरियोटाइप करवा दिया था कि जब भी कोई इंसान ज्यूज को देखे तो उसके दिल में नफरत ही आए और कुछ भी ना आए। ठीक है, चलो पीरियोडिक वायलेंस ऑर्गेनाइज करते थे, मतलब इनके खिलाफ इनको मारा जाता था, है ना। फालतू की साइंटिफिक थ्योरीज दे दे के इनको बोलते थे कि भैया ये लोग खराब है, और फिर फाइनली टोटल एलिमिनेशन से ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मतलब हिटलर ने एक बार बोल दी कि अपन इनको कितना भी दूर रख ले अपने से, अपन इनको कितना भी अपने से दूर कर दें, बट एक बाद में आएंगे और कैसे भी करके अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को कन्विंस करेंगे और इनको इंप्योर करके इंप्योर बच्चे पैदा करेंगे, ये ऐसे रिलेशनशिप बनाएंगे। तो इसलिए इनको दूर करना जरूरी नहीं है, इनको खत्म करना जरूरी है। और टोटल एलिमिनेशन का मतलब क्या है? मौत। ठीक है, अब 3 स्टेप्स ध्यान से सुनना कि हिटलर ने क्या किया, है ना। हिटलर ने अपना रेशियल यूटोपिया कैसे फैलाया, 3 स्टेप्स में फैलाया। सबसे पहले तो उसने 1933 से 38 जैसे ही पावर में कब आया था याद करो, 1932 का मतलब 1933 में पावर में आ गया था, है ना। मतलब ये पूरी वो बना ली थी इसने अपनी डिक्टेटरशिप। 1933 से 38 में इसने इनको सेग्रीगेट करना चालू किया, लोगों को टेरराइज कराना चालू किया कि ज्यूज क्यों हमारे लिए बहुत ही खतरा है, इनको दूर करो। फिर 1939 से 1945 अगले जो 4-5 साल थे उसमें इन्होंने इनको जितने भी ज्यूज थे उन सबको अभी सेग्रीगेट तो कर दिया लोगों से, अब इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजना चालू किया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पर सारे के सारे ज्यूज को इकट्ठा रखा जाएगा और फिर वहीं के वहीं उनको मार दिया जाएगा। मतलब अब ऐसा नहीं करना कि भाई अपने को घर घर जाके ज्यूज को ढूंढना है। अपने शुरू के 5 साल इनको खूब सेग्रीगेट कर दिया, अब क्या करेंगे अगले 5 साल में इनको घर घर जाके नहीं मारेंगे, इन सब लोगों को इकट्ठा करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बिठाएंगे। मतलब अलग अलग कैंप बना ले शहरों से दूर, जैसे जर्मनी के पास में पोलैंड था, पोलैंड को इसने कैप्चर कर लिया था और पोलैंड में इसने ऐसी फैक्ट्री बना रखी थी अपनी जिसको डेथ फैक्ट्री बोला जाता था। डेथ फैक्ट्री मतलब क्या होता है? यहां पर सारे के सारे ज्यूज और जितने भी अनफिट लोग, अनडिजायरेबल लोग, उनको लाया जाता था और फिर उनको वहां पर बिठाया जाता था, उनको भूखा रखा जाता था, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। मतलब आपने देखा होगा ना कि वो बाहुबली के अंदर कैसे वो बाहुबली के अंदर जब वो बाहुबली की मूर्ति को खड़ा करना होता है तो कैसे वो सारे लोग जो होते हैं बेचारे कोड़े खा खा के उनको काम करना पड़ता है, वो सेम हालत थी इन लोगों की। और फिर फाइनली इनको पता था कि भाई अपन यहां पर आ चुके तो एक दिन अपन को मरना ही है, ये हालत थी। ठीक है, चलो सब जगह जेनोसाइड और वॉर कॉमन हो गया और पोलैंड को इसने डिवाइड कर दिया। पोलैंड को बोला कि भैया अपन जो है यहां पर जितने भी बेसिकली जितने भी पॉलिश लोग हैं उनको कैटल की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ला ला के यहां पर अनडिजायरेबल घोषित कर दिया। सेम चीज है ना। और पॉलिश में जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनको तो पहले ही मार देगा। मतलब हिटलर के बाद पता थी कि अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल जिंदा बच गया तो फालतू में लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा और फालतू में अपने को और दिक्कत देगा, तो इसलिए इनको तो खत्म ही कर दो। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? पॉलिश जो चिल्ड्रन थे, देखो क्या हुआ, मैं फिर से बताता हूं। तुम अगर फिर से भटक गए हो कि भैया क्या हुआ, देखो है ना, समझो ये जर्मनी है और ये पोलैंड है ना। पोलैंड पहले किसके कंट्रोल में था? फ्रांस और इंग्लैंड के कंट्रोल में। अब जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड को कैप्चर कर लिया, तो अब पोलैंड जो था वो जर्मनी का ही पार्ट बन गया, ऐसा समझ लो, है ना। अब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना, पोलैंड को कैप्चर कर लिया, तो पोलैंड को जब कैप्चर किया तो पोलैंड के जो नेटिव लोग होंगे उन कौन होंगे? पॉलिश लोग। तो ऑब्वियसली बात है भाई हिटलर को सबसे नफरत है, हिटलर को तो पॉलिश से नफरत, हिटलर को तो अंग्रेज अपने से भी नफरत होती है हिटलर को अगर अपन चलाया था, क्योंकि अपन ब्राउन है ना, उसको ब्लैक्स ब्राउन सबसे नफरत थी। सिर्फ ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइड, नॉर्डिक, जर्मन, आर्यंस उसके फेवरेट थे और बाकी सब उसके नीचे थे। तो मतलब वो चाहता था कि दुनिया में सिर्फ यही लोग जिंदा रहे और बाकी सबको अपन मार दे सिस्टमेटिकली। तो अब क्या हुआ? पॉलिश लोगों से भी नफरत हो गई, है ना। अब पॉलिश के अंदर भी इसने देखा कि काम करते, क्योंकि कुछ पॉलिश बच्चे जो है ना वो थोड़े थोड़े जर्मन जैसे दिखते हैं, जिनकी नीली आंखें होती हैं। तो इसने पॉलिश जितने भी लोग थे, पहली बात तो इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दे कि भाई तुम जाओ। बट जो बच्चे थे उसको पता था कि यार अपन बच्चों को नहीं मारते, अपन क्या करते हैं बच्चों की पहले स्टडी कर लेते हैं। तो इसने क्या किया था? हिटलर ने रेस एक्सपर्ट्स रखे हुए थे। रेस एक्सपर्ट मतलब बेसिकली कौन थे? जो रेशियल साइंस में एक्सपर्ट हो चुके थे, मतलब वो एक्सपर्ट थे ये पता लगाने में कि कौन प्योर है और कौन इंप्योर है। तो इसने क्या किया? हिटलर ने क्या किया कि जितने बच्चे थे, जितनी पॉलिश माँ बाप थे, है ना, मान लो कि एक पॉलिश माँ बाप है ना, इससे इनके बच्चे को छीन लिया,
छीन लिया, मतलब ये माँ बाप बेचारे रो रहे हैं कि मेरे बच्चे को मत छीनो, उसको मेरे साथ रहने दो, बट उस बच्चे को छीन लिया और रेस एक्सपर्ट के पास भेज दिया। अगर रेस एक्सपर्ट ने इस बच्चे को अप्रूव कर दिया कि हाँ भैया इसका रेस ठीक है, ये अपने नॉर्डिक जर्मन आर्मी के साथ फिट बैठ सकता है, मतलब इसकी आंखें वैसी, इसके बाल वैसे हैं, ये बड़ा होगा तो अच्छा दिखेगा, अगर ये सब चीजें फिक्स हो गई तो इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम भेज दिया जाता था जहां पर कोई जर्मन प्योर अगर जर्मन पेरेंट्स हैं, वो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते तो वो इसको अडॉप्ट कर सकते थे। और अगर कहीं भी वो बच्चा फेल हो जाता था इस टेस्ट में तो उसको भेज दिया जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और उसका जो आखिरी में अंत था वो यही था कि इसको मार दिया जाएगा। मतलब हिटलर को ये बात क्लियर थी कि अगर कोई बच्चा सुंदर है और वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, बड़ा होकर भी जर्मन दिखेगा, तो इसको अपन क्यों फालतू में मारें, क्यों वेस्ट करें इस पॉपुलेशन को, इसको अपने जो जर्मन माँ बाप है जिनको बेचारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे उनको दे देते हैं। और जो बाकी ऐसे बच्चे होंगे जो पॉलिशी होंगे या जो बड़े होकर ठीक से नहीं दिखेंगे या जो बिल्कुल प्योर ब्लड एंड आर्यंस जैसे नहीं दिखेंगे, उनको अपन मार देते हैं। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रहा है? हिटलर क्या कर रहा है? हिटलर माँ बाप से उनके बच्चों को छीन के उनको एक्सपर्ट के पास भेजता है जैसे कि कोई खाने की चीज हो, और उसके बाद में उन पर टेस्टिंग करवाता है कि सही है कि गलत है। अगर सही होगा तो खाने के लिए दे दिया जाएगा, यानी कि सही होगा तो उनको जर्मन पेरेंट्स को दे दिया जाएगा कि भैया ऑर्फनेज में कहीं से उनको पहुंचा दिया जाएगा, और अगर खराब होगा तो डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ये हालत थी जर्मनी की, ठीक है, खतरनाक। ये देखो कुछ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के फोटोज हैं, ये ऐसे कैंप्स बने होते थे, यहाँ पर ये पूरे तार लगे होते थे कि बाहर ना निकल पाए, है ना। और हालत देखो यहाँ पर लोगों की कैसे बेचारे भूखमरे हो रुके हैं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, और ये देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये गैस चैम्बर्स है, ये गैस चैम्बर्स है, मतलब बेसिकली ये सब लोग लाइन में खड़े हैं मरने के लिए। हिटलर मारता कैसा था? गोली मार के नहीं मारता था हिटलर ना, ये सारे लोगों को गैस चैम्बर में लेके जाता था, और गैस चैम्बर में लेके आता था और बेसिकली कपड़े उतार के, जूते उतरवा के, नंगा करके गैस चैम्बर में लेके जाता था। वहां पर गेट लगाया जाता था और जहरीली गैसेस छोड़ी जाती थी। ऐसी गैसेस थी वो कि 4-5 मिनट के अंदर इंसान तड़प तड़प के मर जाए। सारे लोग मर गए, सारी लाशों को बाहर फेंका, नए लॉट को अंदर डाला। जैसे ट्रेन के डब्बे होते ना, वैसे डब्बे थे ये। भाई बहुत डार्क चैप्टर है। ये देखो डेथ चैम्बर। अब नाजीज ने कैसे किल किया तो मैंने बताया 3 स्टेजेस में। सबसे पहली स्टेज को उन्होंने बोला एक्सक्लूजन, कि पहले अपन इनको एक्सक्लूड करेंगे। दूसरा है गेटोइजेशन, मतलब अपन इनको गेटोज में भेजेंगे। गेटोज मतलब क्या? ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, ये जो पूरा स्लम जैसा एरिया, इसको अपन गेटोज बोलते हैं। और थर्ड होगा एनिलिएशन। एनिलिएशन मतलब कि टोटल एलिमिनेशन, है ना। भाई इसने कभी भी ऐसे किलिंग या ऐसे वर्ड यूज नहीं किए भारी भारी, इसने बिल्कुल प्यारे वर्ड यूज किए कि अपन कोई दूर से सुने और बोले कि एनिलिएशन, अच्छा कुछ ट्रीटमेंट होगा इनका। ये क्या बोलता था? फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल ट्रीटमेंट। तो लोग क्या सोचते हैं? अच्छा फाइनल सॉल्यूशन मतलब होगा कुछ ना कुछ। अरे फाइनल सॉल्यूशन मतलब मार देना होता है। उसने सिंपल शब्दों में कभी ये नहीं बोला कि मैं इनका मर्डर करूंगा, ये बोलता था मैं इनका एलिमिनेशन करूंगा, इनका फाइनल सॉल्यूशन करूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन यही है, इनको मरना ही डिजर्व करते हैं, ठीक है। चलो ये देखो ऐसी इमेजेस सर्कुलेट की। बेसिकली स्टेज 1 क्या था? एक्सक्लूड कराना, तो लोगों को दूर दूर कराना था। तो एक्सक्लूड कराने के लिए क्या किया इसने? ऐसी इमेजेस सर्कुलेट की। ये क्या है? ये एक जीव है, ये एक जीव है और एक आर्मी ऑफिशियल है। तो इस इमेज से क्या दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे ज्यूज ने हमारी आर्मी में छुरा घोबा पीछे से, और इनके कारण ही हम वर्ल्ड वॉर 1 हारे हैं। तो ये दिखाया गया है लोगों को, है ना, मतलब ऐसी इमेजेस सर्कुलेट की गई, ठीक है। तो एक्सक्लूजन में क्या क्या हुआ? एक्सक्लूजन में ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है कि एक्सक्लूजन के टाइम पे कौन से लॉज पास किए गए। तो न्यूरमबर्ग लॉज पास किए गए सितंबर 1935 में। न्यूरमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप क्या बोलते थे? कि मैरिज बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स आर फॉरबिडन, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी नहीं होना चाहिए, एक क्राइम होगा। ज्यूज नेशनल फ्लैग को लेके नहीं घूम सकते, और सिर्फ जर्मन ब्लडेड लोग जो हैं वो जर्मन एम्पायर की प्रोटेक्शन कर रहा था। मतलब अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल की जरूरत हुई या किसी भी तरीके से किसी समस्या की जरूरत हुई, तो सिर्फ जो जर्मन ब्लडेड लोग हैं उनको ही मतलब जो जर्मन सिटीजन है उनको ही सिटीजनशिप के राइट्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखो इस टाइप के साइंस थे कि भैया ये जो जगह, ये जो बीच, जैसे कि एक बीच है जर्मनी के अंदर, उस बीच पे साइन लगा हुआ था कि दिस बीच इज फ्री ऑफ ज्यूज। मतलब कीड़े मकोड़े समझ आ जा रहा था उनको। हम बोलते ना कि दिस प्लेस इज फ्री ऑफ कॉकरोचेस, फ्री ऑफ डॉग्स, कि यहां पर डॉग्स नहीं आएंगे, यहां पर कॉकरोच नहीं आएंगे। तो कुत्ते और कॉकरोच से भी बदतर हालत बना रखी थी ज्यूज की, ठीक है। ये देखो पार्क बेंच पे लिखा है कि फॉर आर्यंस ओनली। अब सेकंड स्टेज थी गेटोइजेशन। गेटोइजेशन मतलब क्या? कि इनको अब हमने लोगों के दिमाग में तो ये बता दिया, अब लोगों, मतलब शुरू के 5 साल इसने सिर्फ लोगों को भड़काने में लगाए कि लोगों को भड़का के लोगों को प्रूव होना चाहिए कि भैया अलग अलग है। मतलब जब जिस दिन लोग मानने लग जाएंगे कि हाँ मुझसे अलग है, तो मेरे लिए इनको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। जिस दिन लोगों की सिंपैथी इनके साथ रहेगी तब तक मैं इनको एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो शुरू के 5 साल इसने लोगों की सिंपैथी हटा दी, लोगों से सिंपैथी छीन ली कि भैया इनके खिलाफ बिल्कुल, इनके खिलाफ ही हमेशा रहो और इनके साथ सिंपैथी बिल्कुल मत दिखाओ। तो लोग बिल्कुल कन्विंस हो गए, क्योंकि उसने चीजें इतनी सारी दिखाई, इसने प्रोपेगेंडा ऐसे फैला, इसने फोटोज ऐसे फैलाए कि लोगों को नफरत आ गई ज्यूज के खिलाफ। मतलब लोग ज्यूज को देखते थे तो थूक देते थे देख के उनके मुंह पे, ठीक है। अब सेकंड स्टेज क्या थी? कि अब गेटोइजेशन, मतलब अब इनको सेपरेट करना है सबसे। तो गेटोइजेशन मतलब ये से येलो स्टार्स देना चालू कर दिए। देखो बचपन में इन बच्चों को येलो स्टार्स पहना दिए। येलो स्टार्स मतलब या छाती पे येलो स्टार चिपका देते थे, और येलो स्टार जो था ज्यूज के लिए कैरी करना कंपलसरी था। अगर कोई इसको कैरी नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, कैरी करेगा तो भी उसको पनिशमेंट नहीं मिलना है आगे चल के, बट कैरी नहीं करेगा तो अभी उसको कोड़े पड़ेंगे और सब कुछ होगा, ठीक है।
चलो, इनको फिर ज्यूइश हाउसेस में रखा गया और फिर फाइनली यहां से लेके इनको गेटोस में लेके गए। गेटोस में कहा था भाई बहुत भूखमरी थी, लोगों का खाना पीना नहीं था, और फिर फाइनली एनिहिलेशन स्टार्ट होता है 1941 से। मतलब इसने पूरे 1933 से 1940 तक 7 साल लगाए लोगों के दिमाग में ये डर पैदा करने के लिए जूस के खिलाफ। और अब जब ये जूस हैं इन जनरल और अनडिजायरेबल्स के खिलाफ, और अब ये अनडिजायरेबल्स को मारना चालू करने वाला है। ठीक है, इनको डेथ फैक्ट्री में लाया गया गुड्स ट्रेन से, मतलब जो गुड्स ट्रेन होती है ना, जो मालगाड़ी होती है, उसमें बिठा बिठा के उनको पैक कर करके यहाँ लाया गया। और फिर फाइनली यहाँ पर मास किलिंग्स हुई, मिनट्स के अंदर मास किलिंग्स हो गई। ठीक है, ये देखो एक आदमी भागना चाह रहा था बट वो भाग के मर गया। ये देखो कपड़े के जो ढेर है जी गैस चैम्बर के बाहर, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप देखो। ये जूतों फाइनल सॉल्यूशन के पहले देखो, फाइनल बोलता क्या है फाइनल सॉल्यूशन, इसके पहले जूते भी निकलवाए जाते थे और कपड़े भी निकलवाए जाते थे। और ये देखो कॉन्सेंट्रेशन कैंप देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है। तो यही लिखा है कॉन्सेंट्रेशन कैंप, अ कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, अब भैया इस दौरान यूथ के क्या हाल चालते हैं। भाई नाजी को पता था, यानी कि हिटलर को पता था कि यूथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बचपन से ही उसने स्कूलिंग चेंज कर दी। मतलब सबसे पहले तो क्या था कि जितने भी स्कूल्स थे उनको क्लेंस और प्यूरिफाई किया गया, यानी कि जितने भी जूस थे उन सबको स्कूल से बाहर फेंक दिया गया और सिर्फ आर्यंस को ही पढ़ाया जाएगा अच्छी क्लासरूम से। और आर्यंस का भी जो पूरा सिलेबस था उसने चेंज कर दिया। सिलेबस के अंदर इसने बचपन से डालना चालू कर दिया कि कैसे हमको अपने देश के प्रति वो रहना है, कैसे जो लड़के होंगे लड़कों को मैस्कुलिन और बिल्कुल वैसा रहना है, एग्रेसिव रहना है, और लड़कियों को अच्छी मदर्स बनना है। मतलब शुरू से इसने बच्चों के दिमाग में बिठाना चालू कर दिया कि जो लड़के होंगे वो बड़े होकर एग्रेसिव बनने चाहिए और हिटलर के भक्त बनने चाहिए। मतलब इसने जैसे भी करके बच्चों के दिमाग में इमेज पैदा कर दी कि हिटलर तो भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो जब बड़े होंगे बच्चे तो हिटलर को ही पूजेंगे ना। आप बचपन से बच्चों को सिखा रहे हो कि हिटलर भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो एक टाइम पे आएगा तो बच्चे मान चुके होंगे कि हिटलर भगवान है, तो बच्चे जो है वो हिटलर को ही पूजेंगे। ठीक है, चलो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को यहां से हटा दिया गया। जितने भी हैंडीकैप बच्चे थे, जो भी लंगड़े थे, जो भी ऐसे जिनके हाथ वाथ नहीं थे ढंग से, या जितने भी बच्चे जो थे वो जो पॉलिश थे, दूसरी कास्ट के थे, दूसरे रीजन के, तो उनको हटा दिया गया। ये देखो ये जर्मन ब्लडेड लड़का है और ये ज्यूइश लड़के हैं, ये डेथ फैक्ट्री में खड़े हैं वेटिंग टू बी गैस्ड। ठीक है, ये देखो डिजायरेबल चिल्ड्रन के साथ हिटलर कितना साथ में रहता था। गुड जर्मन चिल्ड्रन कौन हो गए, जो नाजी स्कूलिंग फॉलो करेंगे। टेक्स्ट बुक्स को रीराइट किया गया, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब बेसिकली एक साइंस इंट्रोड्यूस किया जहां पर बच्चों को सिखाया गया कि भाई कैसे आर्यन सबसे ऊपर और कैसे बाकी सारी कास्ट सबसे नीचे, और इनको मारना जरूरी है। मतलब बच्चों को बचपन से सिखाया जाने लगा कि भाई इनको मारना जरूरी है, चॉइस नहीं है, इनको मारना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर हमको जिंदा रहना है, अगर आर्यंस को जिंदा रहना है और बिल्कुल अपना वो संभाल के रखना है, तो इनको सबको मारना जरूरी है। ये बच्चों को बचपन से सिखाया जाना चालू कर दिया। ठीक है, मैथ्स क्लासेस में भी स्टीरियोटाइप्स बनाने लगे। मतलब ज्यूस के कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर ऐसे दिए गए जिससे कि ज्यूस के खिलाफ भी स्टीरियोटाइप्स बने मैथ क्लास के अंदर भी। ठीक है, चलो बच्चों को हमेशा से वर्शिप करना सिखाया जाता था हिटलर को। तो हिटलर ने ना यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चालू की, जिसमें से पहली थी जुंग वॉक। जुंग वॉक एक ऐसी हिटलर मतलब ऐसी थी कि अगर बचपन से ही आपको जुंग वॉक का पार्ट बनना है, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वो 14 साल का होते थे, जितने भी लड़के हैं उन सबको हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है ना। और वहां पर जितने भी अनडिजायरेबल है उनको उनके खिलाफ मतलब सिखाया जाता था कि कैसे इनको दूर करें। मतलब बेसिकली ऐसे अलग अलग संगठन होते हैं ना, उस टाइप से इन्होंने भी एक संगठन बना रखा था कि बच्चों को बचपन से ही हम सिखाएं कि कैसे हमें साथ रहना है और इन अनडिजायरेबल को बाहर फेंकना है। फिर उसके बाद में लेबर सर्विस सबके लिए कंपलसरी थी, सबको मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर कंपलसरी जॉब करनी। लोग खुशी खुशी करते थे क्योंकि बचपन से उन्होंने ये सिखाया ना कि मैन को एग्रेसिव होना चाहिए, आर्मी में जाएंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, प्राउड की बात है। ठीक है, चलो यूथ लीग ऑफ नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922, नेम्ड हिटलर यूथ। आगे चलकर उसको हिटलर यूथ कर दिया गया और फिर फाइनली बाकी जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उन सबको बैन कर दिया गया। अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, हिटलर बोलता था कि भैया मेरे देश में सबसे इंपॉर्टेंट मदर है, क्योंकि मदर ये जो अच्छे बच्चे पैदा करेंगी। अब देखो इन्होंने क्या किया कि जो भी प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चे पैदा करेंगी उनको अवार्ड दिया जाएगा, और जो भी इम्प्योर पैदा करेंगी उनको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो बचपन से इनको नाजी वैल्यू सिखाई जाती थी। 1933 में इसने बोल दी थी बात, है ना, विमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, और जो रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको अवार्ड किया जाता था। कैसे अवार्ड किया जाता था? उनको थिएटर टिकट में, रेलवे टिकट में, हॉस्पिटल के अंदर डिस्काउंट दिया जाता था। मतलब तुम सोचो कि तुमने चूंकि एक रेशियली डिजायरेबल बच्चा पैदा किया हिटलर की नजर में, तो आपको थिएटर के टिकट पे डिस्काउंट मिलेगा, रेलवे टिकट पे डिस्काउंट, सब जगह डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलो ऑनर क्रॉसेस अवार्ड किए गए। अच्छा, अगर कोई 4 प्योर बच्चे पैदा करती है मां तो उसको ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाएगा, और अगर 6 प्योर बच्चे पैदा करती है तो उसको गोल्ड दिया जाएगा। सॉरी, अगर कोई 4 प्योर बच्चे पैदा करती है, 4 प्योर बच्चे पैदा करती है तो उसको ब्रोंज मेडल दिया जाएगा, ब्रोंज क्रॉस दिया जाएगा बेसिकली। अगर कोई 6 करती है तो उसको सिल्वर, कोई 8 करती है तो उसको गोल्ड क्रॉस दिया जाएगा। मतलब हिटलर ने इंसेंटिवाइज कर दिया बच्चे पैदा करना, है ना, कि लोग बच्चे पैदा करें। ठीक है, और जो भी ज्यूस के साथ कांटेक्ट रखेगा उसको इस तरीके से शेव, उसका हेड शेव करके उसको सड़क पे बिठा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया सब जगह। कभी भी किलिंग या मर्डर जैसे शब्दों को यूज नहीं किया गया, बिल्कुल ऐसे शब्दों को यूज किया गया जैसे कि स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना, इवैक्यूएशन, डिसइंफेक्शन एरियाज। ठीक है, मीडिया जो था वो हिटलर के अगेंस्ट तो था ही, मतलब काफी सारे लोग हिटलर के अगेंस्ट थे, बट हिटलर ने ऑब्वियस बात है मीडिया पे पूरा कंट्रोल बनाया हुआ था। ठीक है, चलो, और प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फैलने लगा। कुछ किताबें भी आई इस दौरान,
मतलब जो कुछ आर्यंस थे जो थोड़े समझदार बच गए थे, बाकी सारों को तो हिटलर ने करप्ट कर दिया था। कुछ जो समझदार बच गए थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि भैया ये गलत हो रहा है ना, बट उनकी आवाज को कभी भी आगे नहीं आने दिया गया। ठीक है, नाजीज ने सब जगह अपनी ही बातें फैलाई और कुल मिलाकर ये था कि लास्ट में आते आते जितना भी हेट्रेड और एंगर था ज्यूज के अगेंस्ट, वो हिटलर ने सब लोगों तक पहुंचा दिया और अब लोग भी ज्यूज के अगेंस्ट हो गए, सारे अनडिजर्व लोगों के अगेंस्ट हो गए, उनको लगा कि मारना बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो कई कई जगह पर रेजिस्टेंस भी आया। ठीक है, चलो अब ना बस यही कुछ कुछ किताबें हैं कैसे कैसे लिखी है, सब पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है ना। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि ज्यूज को खुद को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ भैया अपन गलत ही होंगे, अगर पूरी दुनिया हमें ऐसी नजरों से देख रही है, अगर आपको कोई बहुत टाइम तक बोले कि आप खराब हो तो आपको लगने लग जाएगा ना कि हाँ सही में कहीं में खराब होगा शायद। तो ज्यूज को भी यही लगने लग गया, उनके सपनों में भी हिटलर आने लग गया, इतनी बुरी तरीके से गैस चैम्बर आने लग गया सपनों में। कई सारे ज्यूज तो गैस चैम्बर जाने से पहले, मतलब ऐसा बोला जाता है कि गैस चैम्बर में जाकर उनकी मौत होनी है, उस मौत से पहले ये हर रोज एक नई मौत मरते थे। ठीक है, चलो फिर हॉलोकॉस्ट पाते हैं। हॉलोकॉस्ट बेसिकली वो पीरियड है जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है और जो ज्यूज हैं उनको फाइनली मौका मिलता है दुनिया को बताने का कि हमारे ऊपर क्या अत्याचार हुआ है। इस पीरियड को हॉलोकॉस्ट बोलते हैं, जब फाइनली ज्यूज है वो बाहर आके दुनिया को बताते कि हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए। कुछ ज्यूज तो ऐसा बोलते थे कि मुझे सिर्फ मुझे मार देना, मुझे जिंदा तो मैं वैसे भी नहीं रह पाऊंगा, मेरा मेंटल स्टेट इतना खराब हो चुका है यहाँ रह रहे कि मैं वैसे भी सुसाइड कर लूंगा, बट मुझे उससे पहले प्लीज आधा घंटा दे दो कि मैं दुनिया को बता पाऊं कि हमारे ऊपर कैसे अत्याचार किए हैं इस हिटलर ने। दुनिया तक तो ये बात पहुंची नहीं ना कभी, क्योंकि उसने कभी भी जर्मनी के बाहर कुछ जानी नहीं दी बात, जो हो रहा था जर्मनी के अंदर ही होना था। ठीक है, चलो तो पूरी दुनिया को यह बताना चाहता था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और कुल मिलाकर अभी भी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आई हैं, मतलब अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होंगी। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड चैप्टर समाप्त होता है। मैं आप लोगों को क्विकली बताता हूं कि चैप्टर के अंदर हुआ क्या। चैप्टर के अंदर ये हुआ कि जर्मनी सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 हार गया। वर्ल्ड वॉर 1 हार गया तो यहां पर एक हार्श पीस ट्रीटी साइन की गई है ना, और नवंबर के अंदर साइन की गई। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब नवंबर क्रिमिनल्स बोलते हैं जो भी इस ट्रीटी का सपोर्ट करते हैं। इस ट्रीटी के थ्रू वीमर रिपब्लिक बनता है और इसी के साथ में बहुत सारी चीजें जर्मनी लूज भी कर देता है। ठीक है, तो लोग बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं थे, गवर्नमेंट बहुत फ्रेजाइल थी। यहीं पे स्पार्टसिस्ट लीग भी आती है जो किस पे इंस्पायर्ड थी, किससे इंस्पायर्ड थी, बोल्शेविक से इंस्पायर्ड थी, है ना। तो अब क्या हुआ कि ऑलरेडी हालत बहुत खराब है और गवर्नमेंट का जो वीमर रिपब्लिक का मेन सपोर्ट है, मेन जो ध्यान है वो देश की हालत ठीक करने के बजाय इन स्पार्टसिस्ट लीग वालों से लड़ने में चला गया। और इसी दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस और आ जाता है ना। जो गोल्ड रिजर्व है वो खत्म होने लग जाते हैं और गोल्ड रिजर्व खत्म होते तो पूरी इकोनॉमी खराब हो जाती है यूरोप की, मतलब जर्मनी की इकोनॉमी खराब होती है और फ्रांस जो है वो रूर नाम का जो एरिया है वो भी कैप्चर कर लेता है। अब इस दौरान में ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नोट प्रिंट करना चालू करते हैं जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन आता है तो लोगों की हालत और खराब हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है। तो जो यूएस है वो डावेस प्लान लॉन्च करता है कि भैया अपन तुमको लोन देंगे। डावेस प्लान लॉन्च करता है तो ये ठीक होता है, जर्मनी थोड़ा ठीक होना चालू होता है, बट क्या होता है लास्ट में आते आते डिप्रेशन आ जाता है ना। डिप्रेशन आ जाता है तो भाई यूएस अपने लोन सारे से वापस ले लेता है और इस दौरान वापस से जर्मनी की हालत खराब होती है और यहीं पे नाजी जो है, हिटलर जो है पावर ले लेता है, मतलब यहीं पे लोगों को कन्विंस करता है कि भैया मैं आऊंगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर ये सारी चीजें ठीक करना भी चालू करता है धीरे धीरे करके। अब क्या होता है, इसको लालच आता है अपन सब जगह कैप्चर कर लेंगे, तो पोलैंड को कैप्चर करता है। तो जब पोलैंड को कैप्चर करता है तो फ्रांस और इंग्लैंड से वॉर चालू हो जाता है और ये रशिया में भी एंट्री मार लेता है। तो दोनों तरफ से इस पर लड़ाई चालू हो जाती है और ये फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 भी हार जाता है। जापान जो है वो अलग उंगली कर देता है, वहां पर जो अच्छे वाले जो पर्ल हार्बर था यूएस का, यूएस उंगली नहीं कर रहा था, पर इसने क्या किया कि पर्ल हार्बर को उड़ा दिया बम से। तो फिर यूएस ने का भी दिमाग खराब, वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री भी लेता है और हिरोशिमा नागासाकी यानी जापान के 2 मेजर सिटीज को पूरा पूरा उड़ा देता है बॉम्ब डाल के, है ना। और यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है बहुत बुरी तरीके से और जर्मनी तब भी हार जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 भी हार गया, वर्ल्ड वॉर 2 भी हार गया। अब हिटलर का हमने वर्ल्ड व्यू देखा कि हिटलर कैसे दुनिया को देखता था। तो कुल मिलाकर उसने ज्यूज को अलग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा 3-4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कि उसने किन स्टेप्स में ज्यूज को अलग किया। तो सबसे पहले स्टेप थी एक्सक्लूजन, दूसरी गेटोइजेशन और 30 एनिहिलिएशन। ठीक है, और फिर आगे चल के विमेन को सिखाता था कि कैसे आपको अच्छे बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को बचपन से यूथ सोसाइटीज बनाना चालू करते। तो कुल मिलाकर हिटलर ने सक्सेसफुली ये मैनेज कर लिया कि अपन कैसे दुनिया की नजरों में, या कैसे हिटलर जो है, मतलब कैसे हम पूरे जर्मनी के अंदर ये एक सेंटीमेंट फैलाएं कि सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे ऊपर है और बाकी सब खराब और बाकी सबको मार दिया जाए, है ना। तो जब हिटलर इनको मारता भी था, जब मास किलिंग होती थी, जब 60 लाख जिप्सीज मरे, जब मिलियंस में ज्यूज मरे, तब भी किसी को गलत नहीं लगा इसमें। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड हिटलर की इसी बात पे, हिटलर की इसी स्मार्टनेस पे और हिटलर के इससे ओवर कॉन्फिडेंस पे हम इस चैप्टर को करते समाप्त। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एपिसोड 2। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप लोगों को ई बुक लेनी जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले तो आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगी। अभी शायद 69 रुपीस उसकी प्राइस होगी, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर के, हर मतलब समझ लो कि साइंस की भी 200 पेज की बुक है, मैथ्स की भी 200 पेज की बुक है और सोशल साइंस की भी 200-250 पेज की बुक है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।